राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रेजिडेंसी सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन यूपीएससी सीसेट 2021 के अंदर मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। डिटेल्स में एक एक चीज़ों को समझेंगे और ऑथेंटिक आंसर की क्या हो सकता है, क्या उसका सटीक सॉल्यूशन हो सकता है, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये 2021 में जो आपका सीसेट का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन है मैथ के। सबसे पहला पहला क्वेश्चन आपको ये देखने को मिला था नंबर सिस्टम का, जिसमें आपको शेषफल निकालना था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 का घात 2019 को अगर 10 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आता है, ये बताना है। मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है, कभी भी रिमाइंडर निकालना हो पावर वाली संख्या का तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि या तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 आ जाए या नेगेटिव रिमाइंडर 1 आ जाए। अगर मेरे पास रिमाइंडर 1 आ जाता है, शेषफल 1 आ जाता है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, तो क्वेश्चन हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। तो हम क्या सोचेंगे, हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि सर 3 का घात कितना दिया है, 2019 दिया है, और कह रहा है इसमें 10 का भाग लगाइए और रिमाइंडर बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो मैं ये सोचूंगा कि ये जो 3 है, या तो इसको 11 बना लिया जाए या तो इसको 9 बना लिया जाए, तभी तो शेषफल आएगा। अगर इसको 11 बना लिया जाए तो रिमाइंडर 1 आएगा पॉजिटिव, और अगर इसको 9 बना लिया जाए तो रिमाइंडर -1 आएगा, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो हम इसको किसी भी तरीके से 11 तो नहीं बना सकते, लेकिन 9 बनाया जा सकता है। कैसे 9 बनाया जा सकता है? तो हम इसको ऐसा सोच सकते हैं कि सर मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर लिख दूं 1009 और गुना क्या, 3। कैसे? तो सर 3 का स्क्वायर और पावर कितना है, 1009, तो इनको गुना करूंगा तो 3 का पावर 2018 और यहां पावर 1 है तो 2019 हो जाएगा। अब मुझे इसमें भाग तो 10 का लगाना है, ये हमें पता है। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। सर 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और 9 का पावर क्या हो गया, 1009, और गुना में क्या है सर, 3, और भाग किसका लगाना है, 10 का। अब सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि सर मैं 9 में 10 का भाग लगाऊंगा तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या मिलेगा, -1, और इसके ऊपर पावर क्या दिया है, 1009। सर मैं 3 में 10 का भाग लगाऊंगा तो 3 रिमाइंडर ही होगा, तो आपने कहा यहां रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। इनको मैं सॉल्व करूंगा तो -1 का पावर विषम संख्या है तो रिजल्ट माइनस में मिलेगा। कहने का मतलब ये -1 और गुना किसका, 3 का, तो फाइनल जो रिमाइंडर आया वो -3 आया। लेकिन मैंने आपको क्लास में भी बता रखा है सर नेगेटिव रिमाइंडर जैसा कोई भी चीज नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, सर जो भी मेरा भाजक था, भाजक मेरा क्या था, 10 था, 10 का भाग लगाना था, वही 10 इसमें जोड़ देंगे। तो 10 जोड़ते ही वैल्यू मेरे पास कितना निकल कर आएगा, 7। तो मैं क्या कहूंगा कि सर इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 7। 3 का पावर 2019 में 10 का भाग लगाने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। क्लियर है? क्लास में कराया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, अच्छे से क्लास को आप देखते तो आसानी से कर लेते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है और इसके लिए आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। आपको क्लास में 7 का, 11 का और 13 का कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा रखा है, विभाजकता का नियम पढ़ा रखा है। वो रूल आपको पता होता तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। रूल क्या होता है समझते हैं। हमसे कहा ये एक संख्या दिया और कहा यह 7 से विभाज्य है, 7 से ये कट रहा है, तो यहाँ जो ये p है, p की जगह क्या मान होगा। तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था, कभी भी आपको चेक करना हो कि नंबर 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा, या 11 से या 13 से, तीनों के लिए रूल सेम होता है। आपको 3-3 के जोड़े बनाने हैं। बना लेते हैं। सर यहाँ 3 का जोड़ा, यह 3 का जोड़ा, यह 3 का जोड़ा, और ये 2 बच गया तो यहाँ एक 0 लगा दो, 3-3 का जोड़ा। उसके बाद क्या क्या था, अल्टरनेट जोड़ लेते हैं। जैसे इसको इससे जोड़ देंगे, अल्टरनेट जोड़ना मतलब ये 3 के जोड़े को इसके साथ जोड़ देंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे, और दोनों का अंतर अगर 0 आ गया या फिर ऐसा नंबर आ गया जो 7 से कट रहा हो तो वह नंबर 7 से कट जाता है। चलिए कर लेते हैं। सर इसमें इसको जोड़ेंगे, कहने का मतलब 981 में 369 जोड़ेंगे। फिर उसके बाद इसको इसमें जोड़ेंगे, कहने का मतलब 25 पी में किसको जोड़ेंगे, 37 को, और इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। जो नंबर मिलेगा वह 7 से कट जाएगा, तो नंबर भी 7 से, यह पूरा नंबर भी 7 से कट जाएगा। अब इनको सॉल्व कर लो। सर इनको सॉल्व किया 0, इनको सॉल्व किया सर ये 5, और इनको सॉल्व किया सर ये 1350। सर इनको सॉल्व करना है तो मुझे एक बात बताओ, सर यह 25 पी है और प्लस कितना है सर, 37 है, यही तो है। इस पी के जगह कुछ भी होता तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 250 प्लस पी, बोलोगे जी सर, और प्लस कितना, 37। मतलब मुझे क्या करना है, 287 प्लस पी इसमें से घटा देना है, यही तो मैं कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि सर 287 घटा दीजिए और माइनस का क्या कर दीजिए, पी। इनको मैंने सॉल्व कर लिया यहां, ठीक है। 25 पी था, इसको 250 प्लस पी लिखा, ये 37 है, इनको जोड़ लिया 287 प्लस पी। इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करिए सर,
यह 3 बैठेगा, यह 6 बैठेगा, यह 0, यह सॉरी यह 1, यह 0 और माइनस क्या p। अब मुझे क्या पता है कि सर p के जगह ऐसा मान रख लिया जाए जिसको इसमें से घटाने पर जो नंबर आए वह 7 से कट जाए। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। सबसे पहले मैंने पहला ऑप्शन लिया क्योंकि p का ही मान निकालना था। अगर मैं यहां से 1 कम करता हूं, p की जगह वैल्यू क्या रखता हूं, 1 कम करता हूं तो वैल्यू क्या मिलेगा सर, 1062। क्या 1062 7 से कट रहा है? तो आप बोलोगे नहीं, काटो, 7 एकम 7, 36 बचेगा, 7 पंचे 35। क्या यह 7 से कट रहा है? नहीं, मतलब यह ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाया, सर p के जगह मैंने अब क्या रखा, 6 रखा। जैसे ही मैं यहाँ p के जगह 6 रखूंगा, 6 यहां से घटाऊंगा तो सर ये 1 0 5 7 बनेगा। क्या यह 7 से कट रहा है? काटिए, 7 एकम 7, 7 पंचे 35 और 7 एकम 7। जी सर ये 7 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस p की जगह क्या वैल्यू आना चाहिए था, 6। 6 अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, क्लास में सब कुछ कराया हुआ है। अगर जिन्होंने अब तक भी ये सब नहीं पढ़ रखा है तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन हमारा है रीजनिंग ऋषि सर, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स को परचेज करके ये सारे कॉन्सेप्ट आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। पूरा डिटेल्स में कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन भी बहुत आसान सा है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डिटेल्स मेथड भी हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन से करें तो ज़्यादा जल्दी और सटीक तरीके से कर पाएंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा में पूर्वानुमान लगाया गया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 साल में कितनी गुनी होती है, 2 गुनी। ये वाला लाइन हाईलाइट कर रहा हूं, हर 12 साल के बाद संख्या क्या होती है, 2 गुनी हो जाती है। आगे क्या कह रहा है, किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी क्या थी, 50 थी। मतलब 2021 में पशुओं की टोटल आबादी कितनी थी, 50 थी। ठीक है, यदि n वर्षों के पश्चात की आबादी को p से निरूपित किया गया, मतलब n वर्ष के बाद जो आबादी है उसको किससे निरूपित किया गया, p से, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करता है। तो देखो मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि सर 12 साल बाद 2 गुनी हो जाती है। अगर अभी 2021 है तो 12 साल बाद 2000 कितनी हो जाएगी, 33। और 2 गुना होने का मतलब अगर अभी 50 है तो 2 गुना होकर आबादी संख्या कितनी हो जानी चाहिए, 100। तो हमें ये कहना है कि ये जो 100 है, ये 100 किसको दर्शा रहा है सर, p को दर्शा रहा है। यही तो कह रहा है कि पश्चात आबादी को p से निरूपित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आबादी के लिए क्या होगा, सही होगा। तो हम सोच लेंगे, हम क्या सोचेंगे, यह कितने वर्ष बाद की बात हो रही है सर, 12 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो हम सोचेंगे कि सर n की जगह 12 वैल्यू पुट करके हमें टोटल आबादी कितनी लानी है, 100। जिस ऑप्शन से n की जगह 12 पुट करके, यहाँ n का मान क्या रखेंगे, 12 पुट करके p का मान 100 आ जाएगा, वही ऑप्शन हमारे लिए सही हो जाएगा। जैसे पहले ऑप्शन को हम देखते हैं, सर यहाँ मैं अगर n की जगह 12 रखूंगा तो सर ये 50 गुना 12, क्या ये 100 दे पाएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं। यहाँ अगर मैं n की जगह 12 रखूंगा तो ये 50 प्लस 12 गुना 12, क्या यह 100 दे पाएगा, सर ये भी गलत। यहाँ अगर मैं n की जगह क्या रखूंगा, 12 रखूंगा तो आप कहोगे 50 गुना सर 2 का पावर 12 गुना 12, अब 12 गुना 12 2 का पावर 144 गुना 50, कभी भी 100 हो पाएगा, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। अब चौथा ऑप्शन देखो, सर यहाँ n की जगह मैंने 12 रखा तो 50 गुना 2, n के ऊपर की जगह 12, 12 बटा 12, तो सर इससे ये कट जाएगा तो वैल्यू यहाँ पे तो 50 आया और ये 2 का पावर क्या आया, 1, 2 का पावर 1 कितना, 2, तो कहने का मतलब 100 आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि सर n का मान अगर 12 रखे तो आबादी 2 गुनी, कहने का मतलब 100 मिल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या अपने क्वेश्चन का बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले को देखिए, ये तो बहुत बार करा भी रखा है। क्या क्वेश्चन है, एक क्लास में 60 विद्यार्थी भारत से है, 60% विद्यार्थी क्या है, भारत से है। आगे क्या कह रहा है, विद्यार्थी का 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने % लड़के हैं। मुझे नहीं पता कि सर टोटल विद्यार्थी कितने हैं, मैंने मान लिया टोटल कितने हैं, 100 है। अब क्या कह रहा है कि इस 100 में से, सुनना मेरी बात को बहुत ही गौर से, इस 100 में से जो इंडियन है वह कितने % है, 60। तो 100 का 60% इंडियन। तो मैं आपसे ऐसे कह सकता हूं कि फॉरेनर कितने होंगे, विदेशी कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 40। अगर टोटल विद्यार्थी 100 है, 60% इंडियन है, तो फॉरेनर कितने होंगे, 40। आगे क्या कह रहा है, विद्यार्थियों का 50% लड़की है, तो टोटल 100 विद्यार्थी है, तो इस 100 में से जो टोटल गर्ल है, वह 50%, तो 100 का 50% कितने हैं, 50। आगे क्या कह रहा है,
यदि विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, तो सर भारतीय विद्यार्थी टोटल कितने हैं? 60। इसकी 30% क्या है? लड़कियां हैं। तो सर 60 का 30% क्या होना चाहिए? 60 का 30% क्या होना चाहिए? 18। मतलब मैं आपसे कहूं कि सर इंडियन लड़की कितनी है, इंडियन गर्ल कितनी है, तो आप कहोगे सर 60 भारतीय विद्यार्थियों में से 18 क्या है? लड़कियां हैं। ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं? तो आप खुद बताओ। सर इंडियन लड़कियां कितनी हैं? 18। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 50। तो इस 50 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे? 32। ये 32 लड़की कौन सी होगी? तो आप यही तो कहोगे ये फॉरेनर गर्ल होगी, क्योंकि टोटल 50 लड़की है, 50 में से 18 क्या है? इंडियन है गर्ल। तो फॉरेनर गर्ल कितनी होगी? तो आप क्या कहोगे? सर 32 होंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है। हमसे यहां क्या कह रहा है कि विदेश विद्यार्थी में कितने प्रतिशत लड़की है? तो विदेशी विद्यार्थी कितने हैं? 40 है। 40 में से 32 तो क्या है सर? फॉरेनर गर्ल है। तो सर मैं पूछूंगा कि फॉरेनर बॉय कितने होंगे, विदेशी लड़के कितने होंगे? तो आप कहोगे सर 8। टोटल सर फॉरेनर कितने हैं? 40 है। 40 में से 32 तो क्या है? लड़कियां है। तो लड़के कितने होंगे? 8। तो हमसे यही कहा कि लड़कों का प्रतिशत बताओ। तो लड़के तो कितने हैं? फॉरेनर 8। टोटल कितने फॉरेनर में से? 40 में से, और गुना किसका? 100 का। 8 से कितनी बार? 5 बार। 5 से कितनी बार? 20 बार। तो आपने कहा कि सर 20% इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है? चलिए अगले को देखिए। क्या कह रहा है? एक बालक गेंद से खेल रहा है, वह हर गेंद को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई का 4/5 ऊंचाई तक उछलता है। ठीक है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से कम है तो गेंद अब नहीं उछलेगा। मतलब जब तक ऊंचाई 50 से ज्यादा होगा तो गेंद बाउंस करेगा, लेकिन ऊंचाई जैसे ही 50 से कम हो जाए तो गेंद बाउंस नहीं करेगा, गिर के वहीं वहीं रुक जाएगा। आगे क्या कह रहा है? गेंद की उछाल रुकने से पहले, मतलब गेंद की उछाल रुकने से पहले कि वापस गेंद उछलने से पहले गेंद कितनी बार जमीन से टकराएगा ये बताना है। सबसे पहले बताओ सर, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाता है, इसका मतलब कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई से फेंका जाएगा? 150 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का गुना करोगे 150। तो सर पहली बार 150 की ऊंचाई से फेंका गया, फिर वह अपनी पिछली ऊंचाई का कितना उछला होगा? तो सर 4/5 उछला होगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 120। कैसे? 5 से कितनी बार? 30 बार। 30 गुना 4 120। फिर आपने कहा कि वापस 120 की ऊंचाई से गिरा होगा तो उछला कितना होगा? तो सर 120 का 4/5, इसको सॉल्व करेंगे। 4 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, तो 96। वापस 96 का 4/5 उछला होगा। सॉल्व करिए सर। 6 चौका कितना? 24, 9 चौका 36, और 2 कितना? 38। 5 से इसको काट देंगे तो काटिए सर। 5 सत्तू 35, कितना बचेगा सर? ये 3 और 4, 5 छक 30, और 5 अठे कितना? 40। वापस इसको यह कितना उछलेगा? तो 76.8 का 4/5। कब ये उछलना बंद होगा? जैसे ही ऊंचाई 50 से कम होगा तब ये उछलना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक ऊंचाई 50 से ज्यादा है तो ये उछलेगा, और हमेशा कैसे उछलेगा? जितनी भी पिछली ऊंचाई है उसका 4/5। तो इसीलिए 4/5 हम निकालते जा रहे हैं। इनको सॉल्व करिए। 8 चौका कितना? 32, 2, 6 चौका 24, और 24 और 3 कितना? 27, 28, और 2 कितना? 30। इतना, और डिवाइड किसका करोगे? 5 का। 5 से काट दो सर 6 बार। 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 चौका 20। अभी भी कितनी ऊंचाई से फेंका जा रहा है? 61.4। तो वापस उछलेगा 61.44 का 4/5 निकाल दीजिए। निकालिए सर। ये 4 चौका 16, 16 और 1 कितना? 17, ये 4 और 1 कितना सर? 5, ये कितना? 6 चौका 24। 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 से इसको जैसे ही काटा, 5 चौका 20, 5 तमा 45, वापस 5 एकम 5। ठीक है। फिर ये कितनी बार? तो आपने कहा 5, और यह कितनी बार? 2 बार। अब बताओ सर, अब ऊंचाई कितना हो जाएगा? 49.152। कहने का मतलब 50 से कम हो गया, तो अब तो ये उछलेगा नहीं। तो हमसे पूछा कितनी बार टकराएगा 50 सेंटीमीटर से ऊंचाई कम होने के बाद? तो 1 बार ये, 2 बार ये, 3 बार ये, 4 बार ये, और ये 5 बार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि सर यह रुकने से पहले, ठीक है, 50 सेंटीमीटर से ऊंचाई जैसे ही कम होगा गेंद रुक जाएगा, तो जमीन से कितनी बार टकराएगा? टोटल 5 बार टकराएगा। यही आपको बताना था काउंट करके।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ये भी। 700 से 1000 तक के पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया जाए तो इनमें से कितने पूर्णांक में अंकों का योगफल 10 आ जाएगा। सर सबसे पहले 700 से 1000 तक की बात हो रही है, फिर आपसे कह रहा है पूर्णांकों को सूचीबद्ध किया जाए कि इनमें पूर्णांकों के अंकों का योग, मतलब जो भी संख्या बनेगी ना 700 से 1000 के बीच में, वैसी संख्या सेलेक्ट करनी है जिनके अंकों का योग क्या हो, 10 हो। जैसे मान लो अगर एक नंबर 700 बना तो क्या 700 के अंकों का योग 10 है? नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करना। काउंट उसी को करना जिनके अंकों का योग क्या हो, 10 हो। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक है, तो क्या क्या बन सकता है? तो मैं एक तो ये कह सकता हूं सर 700 से 1000 तक लेना है, तो एक तो 700 वाला बन जाएगा, दूसरा एक 800 का बन जाएगा, और तीसरा एक 900 का बन जाएगा। 1000 का तो वैसे ही नहीं बन सकता क्योंकि 1000 तक की ही बात कर रहा है, और 1000 के अंकों का योग कभी भी 10 नहीं होता है। तो अब मैं सोच सकता हूं कि एक तो शुरुआत होगा 7 से, तो 7 वाले ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनके अंकों का योग क्या हो जाए, 10 हो जाए। तो आप सोच के देखोगे, मैं यहाँ कलर चेंज कर रहा हूं। सर ये 7 है, तो इन दोनों अंक जगह पे क्या लिया जाए कि टोटल मिलाकर 10 हो जाए। तो आप कहोगे सर एक अगर 3 ले ले, एक 0 ले ले, तो क्या टोटल मिलाकर 10 हो सकता है? जी सर। तो इससे क्या क्या नंबर बन सकता है? तो एक तो 730 बन गया और एक 703 बन गया जिनका योग 10 है। दूसरा अगर ये 7 है तो एक 2 ले ले और एक ले ले, तो 7 2 9 और एक 10 हो जाएगा। जी सर। तो इनसे क्या नंबर बन सकता है? तो आपने कहा सर एक 721 बनेगा और एक 712 बनेगा। मतलब 700 वाले में टोटल ये 4 नंबर होंगे जिनके अंकों का योग क्या होगा, 10 होगा। वैसे ही 800 वाला चेक करो, तो सर यहाँ एक ले लिया, यहाँ एक ले लिया, तो सर ये 811, तो 8 9 और एक 10, तो एक संख्या तो 811 बन जाएगा। अगला क्या हो सकता है? सर 0 ले ले और 2 ले ले, तो सर एक तो 802 हो सकता है, बोलो हाँ या ना, और एक क्या हो सकता है, 820। इनके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं। वैसे ही 9 वाला सीरीज देखो, तो सर यहाँ एक रख दे, यहाँ 0 रख दे, तो टोटल 10 बन जाएगा। जी सर। तो एक तो संख्या 910 बनेगा और एक 901 बनेगा। तो टोटल 700 से 1000 तक कितनी ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग 10 होगा? तो काउंट कर लो, 4 ये, 3 ये, 2 ये, तो टोटल कितने हो गए, 9। 4 3 7 और 2 9। 9 ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग क्या आएगा, 10 आएगा। ज्यादा हार्ड नहीं था, आसान था। चलिए अगले को देखिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला है। इंग्लिश में आप एक बार डेटा देख लीजिए, फिर हिंदी में यहां देखते हैं। अभी हिंदी में यहां लिखा है, क्या कह रहा है? एक व्यक्ति x स्थान A से तथा एक अन्य व्यक्ति y स्थान B से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, एक पॉइंट A है और ये दूसरा पॉइंट क्या है, B है। ठीक है, यहां से x नाम का व्यक्ति इधर चलना शुरू करता है और यहां से y नाम का व्यक्ति इधर चलना शुरू करता है। लिखा ना, एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते। ये इधर जा रहा है तो ये इधर, एक दूसरे की ओर। इनकी बीच की दूरी 15 किलोमीटर है। ए से बी की बीच की दूरी 15 किलोमीटर है, ऐसा कह रहा है। एक्स की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या कि 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर एक्स चल रहा होगा। वाई के बारे में क्या कह रहा है? वाई पहले 1 घंटे में 1 किलोमीटर की चाल से चलता है, दूसरे घंटे 1.25 किलोमीटर की चाल से चलता है, तीसरे घंटे 1.5 की चाल से चलता है, और इसी प्रकार से चलता जाता है। मतलब पहले घंटे 1 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, दूसरे घंटे 1.25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तीसरे घंटे 1.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। इसका मतलब क्या है कि वाई की चाल हर 1 घंटे में 0.25 किलोमीटर बढ़ जाता है, किलोमीटर पर आवर बढ़ जाता है। देखो, हर घंटे 0.25, फिर अगले घंटे, चौथे घंटे 0.25 बढ़ जाएगा, फिर पांचवें घंटे 0.25 बढ़ जाएगा। तो ये वाली बात ध्यान में रखना है। अब आगे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि उन्हें मिलने में 5 घंटे का समय लगेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, कलर चेंज कर दूं, कि ए यहां से चले, बी यहां से चले और कहीं पे भी मिले, कहीं पे मिले कोई दिक्कत नहीं है, इस रास्ते में कहीं पे भी दोनों एक दूसरे से मिले, तो क्या इन दोनों को मिलाकर टोटल 5 घंटे का टाइम लगेगा? ऐसा कहना चाह रहा है। ये बात सही है या गलत? सही है तो ये सही हो जाएगा, गलत है तो ये गलत हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। मुझे एक बात बताओ, एक्स की मैं बात करूं और वाई की बात करूं, किस किस की बात कर रहे हैं? एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, हर आवर की बात कर रहे हैं।
मैं आपसे कहूं कि x 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो आप कहोगे सर 1.5 किलोमीटर। नहीं, क्योंकि x की चाल 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर। तो अगर ये 1 घंटे में 1.5 किलोमीटर चलेगा, तो y 1 घंटे में कितने किलोमीटर चलेगा? 1 किलोमीटर। तो आप क्या कहोगे सर, 1 घंटे में दोनों मिलकर कितनी दूरी तय करेंगे? 2.5 किलोमीटर की तय करेंगे। ये पहले 1 घंटे की बात हो रही है। दूसरे 1 घंटे की बात करूं तो x तो 1.5 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन y अब कितना चलेगा? तो सर 1.25 चलेगा। तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर 2.75 किलोमीटर दूसरे घंटे में x और y द्वारा तय होगा। तीसरे घंटे की बात करूं तो x वही चलेगा 1.5 किलोमीटर, और y क्या चलेगा? तो सर y भी अब 1.5 किलोमीटर चलेगा, क्योंकि हर 1 घंटे पर क्या है, 0.25 की स्पीड बढ़ा लेता है कौन? y। तो सर यह तीसरे घंटे दोनों मिलाकर 3 किलोमीटर तय करेंगे। वैसे ही चौथे घंटे x तो 1.5 किलोमीटर चलेगा, लेकिन y क्या चलेगा? तो सर तीसरे घंटे इसकी चाल क्या थी? 1.5, तो इसमें 0.25 बढ़ा देंगे तो 1.75। तो सर चौथे घंटे यह दोनों मिलाकर कितने की दूरी तय कर लेंगे? 3.25 की दूरी तय कर लेंगे। पांचवें घंटे x 1.5 किलोमीटर चलेगा और y क्या चलेगा? तो सर इसमें 0.25 बढ़ा देंगे तो 2 किलोमीटर चलेगा। तो कहने का मतलब यह वैल्यू कितना हो गया? 3.5। ठीक है, मतलब पहले घंटे दोनों मिलकर 2.5 की दूरी तय कर रहे हैं, दूसरे घंटे दोनों मिलकर 2.5, तीसरे घंटे दोनों मिलकर 3, चौथे घंटे दोनों मिलकर ये, और पांचवें घंटे दोनों मिलकर ये। तो देखो क्या ये 5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा है? तो चेक कर लेते हैं। सर ये 2.5 है, ये 3.5 है, तो सर ये 6 हो गया। सर 3.25, 2.75, सर 6 ये हो गया, तो 6 6 12, और 12 और 3 कितना? 15। तो यही तो कहा, उन्हें मिलने में 5 घंटे लगते हैं। क्या मतलब वो दोनों मिलकर क्या 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय कर पाते हैं? जी सर कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये पहला कथन तो क्या है? सही है। अब आगे क्या कह रहा है? वो ए और बी के बीच में मिलते हैं। बीचों बीच मिलने का मतलब क्या है? सर अगर बीचों बीच मिल रहा है तो मतलब ए को भी 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी और बी को भी 7.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। बीचों बीच का मतलब यही तो होगा कि अगर हमारे तुम्हारे बीच 15 किलोमीटर का अंतर है, हम बीचों बीच मिलना चाहते हैं, तो मैं भी 7.5 और तुम भी 7.5 तय करोगे। तो चेक कर लो। सर ये दोनों मिलकर कितने घंटे बाद मिलते हैं? 5 घंटे बाद। मुझे बताओ सर, अगर मैं दूसरे को देखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक्स की चाल कितनी है? 1.5, और टाइम कितना लगता है? 5। तो सर इस तरीके से वह कितने किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है? 7.5। मतलब सही कह रहा है कि दोनों बीचों बीच ही मिलेंगे। तो सर दूसरा ऑप्शन भी क्या है? सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलर चेंज करके ऑप्शन नंबर सी। बोथ स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये भी कथन सही है, ये भी कथन क्या है? आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो, एक विद्यार्थी परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। सबके लिए अधिकतम अंक क्या है? समान है। इन प्रश्न पत्रों के प्राप्तांक जो है ये हैं। फिर क्या कह रहा है? कुल मिलाकर उसको 60% अंक प्राप्त होता है। तो आपको बताना है कितने प्रश्न पत्र है जिसमें 60% से अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो देखो सीधी सी बात है, 6 टोटल पेपर हुए। मुझे नहीं पता एक पेपर टोटल कितने नंबर का है, तो मैं मान लेता हूं एक पेपर 100 नंबर का है। तो 6 पेपर टोटल कितने नंबर का हो जाएगा? 600 का। बोलो हाँ या ना। जी सर। अब क्या कह रहा है? उसे कुल मिलाकर 60% मिलता है। तो 600 का 60% कितना हो गया? सर उसको कुल मिलाकर 360 नंबर मिलता है। कितने में? 600 में से। कि सर एक पेपर अगर 100 का है तो 6 पेपर 600 का होगा और उसको टोटल 60% मिल रहा है। तो सर 600 का 60% कितना होगा? 360 होगा। अब क्या कह रहा है कि जितने नंबर मिले हैं ना उनको, उनका रेशियो ये दिया हुआ है। तो सर इनका टोटल इसके बराबर होगा। जी सर। तो जोड़ लो, 10 और 9 19, 19 और 8 कितना? तो आप कहोगे सर 27, 27 और 7 कितना? 27 और 7 कितना? तो आप क्या कहोगे सर? 34, और 34 और 11 कितना? 45। तो आपने कहा यहां टोटल कितने हैं? 45। यह 45 के कितने गुने पे बैठ रहा है? 8 गुने पे। मतलब रेशियो का मान कितना है? 8। अगर रेशियो का मान 8 है तो मैं कहूंगा कि पहले पेपर में कितने नंबर मिले? तो 8 पंचे 40, 100 में से। दूसरे पेपर में 8 छक 48, 100 में से 48 नंबर मिले। तीसरे में 8 सतु 56 नंबर मिले। चौथे में 8 8 64, पांचवें में 8 नमा 72, और छठे में 80 नंबर मिले। मतलब तुमने पहले में 100 में इतना, दूसरे में 100 में इतना, तीसरे में 100 में इतना, चौथे में 100 में इतना, पांचवें में इतना और छठे में इतना। हमसे क्या कह रहा है? तो हमसे ये कह रहा है
कि अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक कौन से में मिले। तो 60% से कम अंक यहां मिले, यहां मिले और यहां मिले, तो यही 3 मिले। तो हमसे यही पूछा संख्या काउंट करके बताओ कितने प्रश्न पत्र में। तो 3 प्रश्न पत्र में 60% से कम अंक मिले, बाकी में तो 60 से क्या मिले, ज़्यादा मिले। क्योंकि देखो 100 में 40 मिला तो 40% मिला, 100 में 48 मिला तो 48%, 100 में 56 मिला तो 56%, मतलब 60% से कम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। 3 प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें 60 से कम अंक मिले। आगे देखो 9वें नंबर को कह रहा है 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं और शेष क्या है, विदेशी है। टोटल 120 है, इंडियन कितने हैं सर, 80 है, तो फॉरेनर कितने होंगे सर, 40 होंगे। आगे क्या कह रहा है, इसके अतिरिक्त इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं सर, 70 है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, ऐसे कितने भारतीय की संख्या है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोल सकने वालों की संख्या आपको बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, भारतीय 80 हैं, फॉरेनर 40 है और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 70 है। हमें यह बताना है कि ऐसे कितने भारतीय हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं और उसके अनुसार ऑप्शन दिया है। तो एक बार सोचो कि मैं ऐसा मान लेता हूं कि जितने विदेशी हैं वो सब के सब इंग्लिश बोलते होंगे। तो टोटल कितने विदेशी हैं, 40। अगर मैं मान लूं कि 40 के 40 अंग्रेजी बोलते हैं, अगर मैं मान लूं कि ये 40 के 40 अंग्रेजी बोलते हैं, तो अब 70 में से 40 घटकर बचे कितने, 30। तो ये जो 30 अंग्रेजी बोलने वाले होंगे वो तो इंडियन होंगे, ये तो फिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि सर ये पहला ऑप्शन तो गलत है, 20 तो हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी कि ये 40 के 40 फॉरेनर इंग्लिश ही बोलते हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेपाली बोलता हो, ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रेंच लैंग्वेज बोलता हो। मतलब अगर इस 40 में से एक भी एक्स्ट्रा बढ़ गया, मान लो 41 भी हो गया, इस 40 में से एक भी ऐसा हो गया जो इंग्लिश ना बोल रहा हो, ठीक है। मान लो इस 40 में से 39 इंग्लिश बोल रहा हो और एक नेपाली बोल रहा हो, या 38 इंग्लिश बोल रहा हो, 2 नेपाली और फ्रेंच मिलाकर बोल रहा हो। तो अगर एक भी कम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि यह वैल्यू 30 से अधिक हो जाएगा, यह वैल्यू 30 से अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब कि सर अगर 40 के 40 इंग्लिश बोल रहे फॉरेनर, तब तो 30 होंगे जो इंडियन इंग्लिश बोल सकते हैं। लेकिन 40 से एक भी कम व्यक्ति हो गया जो इंग्लिश नहीं बोलता हो, इंग्लिश के अलावा दूसरा फ्रेंच या जापानीज कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, तो इंग्लिश बोलने वाले भारतीय 30 से अधिक हो जाएंगे। तो सही उत्तर क्या होगा कि 30 या 30 से अधिक। ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत। बस इतना सा सोचना था, काम आपका आसान हो गया। क्लियर है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें को देखो क्या कह रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसी में है कि 3 शून्येतर अंकों के प्रयोग। शून्येतर का मतलब क्या होता है, नॉन जीरो, मतलब जीरो लेना ही नहीं है। लिखा है ना, 3 शून्येतर अंकों के प्रयोग और अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, अंकों का रिपीटेशन भी नहीं करना है। मतलब अगर 3 लिया तो 3 को 2 बार नहीं ले सकते, 6 लिया तो 6 को 2 बार नहीं ले सकते, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। से प्राप्त 3 अंकों वाली संख्या पर विचार कीजिए। कितने अंकों वाली संख्या पर विचार करना है साहब, 3 अंकों वाली संख्या पर विचार करना। 1 2 3 अंकों वाली। इस 3 अंकों वाली संख्या में जीरो नहीं होगा, ठीक है, और साथ साथ में कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। विचार कीजिए जो 3 के गुणज है, जो किसके गुणज है, 3 के गुणज है। 3 के गुणज कौन होंगे, जो 3 के पहाड़े में आएंगे। मैंने बोला 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो जो 3 के पहाड़े में आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। तो हमें ऐसे सोचना है कि 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या बनाए कि जो 3 का गुणज हो, साथ साथ में अंकों का रिपीटेशन ना हो और किसी भी अंक पे जीरो ना हो। तो आप सोच के बताओ कि सर अगर जीरो नहीं लेना तो टोटल अंक तो 10 होते हैं, तो जीरो को अगर हटा दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही 9 अंक मिलेंगे। अब इसमें भी 3 का गुणज लेना है, तो सर 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है सर, 6 हो सकता है और 9 हो सकता है। बाकी 3 का गुणज है क्या, नहीं, 3 का गुणज है ही नहीं। तो सर इन्हीं तीनों से हमें नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, चलिए बना लेते हैं। अगर मैं पहले पे 3 ले लेता हूं, कलर करिए चेंज, अगर मैं पहले पे 3 ले लेता हूं तो अगला क्या बचता है, 6 और 9। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3 से क्या बन सकता है, 3 6 9, 3 9 6। अगर मैं पहले पे 6 ले लेता हूं तो अगला क्या बचता है, 3 9, या फिर ऐसा बचता है 9 और 3। अगर मैं पहले पे 9 लेता हूं तो अगला क्या बचता है, 6 और 3, या फिर क्या 3 और 6। मतलब यही टोटल 6 नंबर है 3 अंकों की, जो 3 के गुणज भी होंगे और साथ साथ में कोई भी अंक रिपीट नहीं है। किसी भी नंबर में देखो रिपीटेशन नहीं है और कोई भी अंक क्या है, जीरो नहीं है। अब क्या कह रहा है आगे,
मान लीजिए इन संख्याओं का योगफल s है, मतलब इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने पर मान लीजिए कि उन संख्याओं का योगफल क्या है, s है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं, जोड़िए, ये 9 और 9 18, ये 9 और ये 9, तो 9 चौका 36 का क्या 6, हासिल कितना 3, ये 9 9, ये भी 9 और ये 9, तो ये भी 36, 36 3 कितना 39, सेम ये भी बन रहा है, तो ये भी कितना 39। तो इनका योग कितना आया, तो आपने कहा सर इनका योग आया 3996, इसको तुमने क्या माना s। अब कह रहा है उसमें पहला वाला बताइए, क्या s सदैव 74 से भाज्य है, मतलब यह 74 से कट जाएगा। तो चेक करिए कि सर ये 74 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो कैसे चेक करोगे, सर 74 को मैं लिख सकता हूं 37 का 2 गुना, ये सब डिविजिबिलिटी में पढ़ाया है आपको, 37 का 2 गुना, 37 दूना 74। क्या यह संख्या 2 से कट जाएंगे, जी सर बिल्कुल कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके इकाई पे सम संख्या है। क्या यह 37 से कट जाएंगी, काट के देखो ना, 37 से कम 37 कितना बचेगा 29, एक जीरो बैठा होगा 296। अब 37 का पहाड़ा कितनी बार, तो आपने कहा सर 8 बार, 37 का 8 गुना ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि संख्या का योग जो आया है जिसको s माना है वो 74 से कट जाएगा, यह नंबर 74 से कट जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, s सदैव 9 से भाज्य होगा, क्या यह 9 से कट जाएगा, जी सर बिल्कुल 9 से कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 9 का रूल क्या पढ़ा है हमने कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 9 9 6 3 9, तो ये 18 हो गया, 18 9 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 9 से कट रहा है, मतलब दोनों ही बातें क्या है सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2, दोनों ही बातें क्या की गई है, सही बताई गई है। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। यह भी लॉजिकल क्वेश्चन है, अगर लॉजिक आपका क्लियर है तो आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। देखो क्या कह रहा है, दो कक्षाएं ए और बी क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी हैं। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 है, न्यूनतम प्राप्तांक 17 है। कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है, न्यूनतम 22 है। तो कक्षा ए से 4 विद्यार्थी बी में स्थानांतरित किए गए, ए से बी में 4 विद्यार्थी चले गए। तो आगे क्या कह रहा है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, कथन सही है या गलत है, ये बताना है। चलिए पहले देख लेते कह क्या रहा है। देखिए क्लास ए की बात हो रही है, क्लास ए में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 25 है, और क्लास बी की बात हो रही है, क्लास बी में टोटल विद्यार्थी कितने हैं सर 30 है, ये टोटल विद्यार्थी है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसमें से मैक्सिमम नंबर लाने वाले और मिनिमम नंबर वाले विद्यार्थी होंगे। कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक कितने हैं 21, मतलब कक्षा ए का लड़का मैक्सिमम नंबर कितना लाता है 21 लाता है, और न्यूनतम कितना है 17, कम से कम कितने नंबर लाता है 17। क्लास बी का जो अधिकतम नंबर लाने वाला विद्यार्थी है वो कितना लाता है अधिकतम नंबर 30, और न्यूनतम नंबर कितना लाता है 22। यहां तक कहानी क्लियर। 25 विद्यार्थी है जिसमें से 21 अंक मैक्सिमम अधिकतम प्राप्तांक कितना है 21 है, और मिनिमम कितना है 17 है। यहां मैक्सिमम 30 है और यहां मिनिमम कितना है 22 है। अब अगले लाइन में ये कहा कि ए से 4 विद्यार्थी बी में चले गए, मतलब ए के 4 विद्यार्थी बी में अगर चले जाए, ये बात ध्यान रखना है, ए से 4 कम कर दिया और बी में हमने क्या कर दिया पहुंचा दिया। ए से 4 विद्यार्थी हम कहां जा रहे हैं, बी में पहुंचा रहे हैं कम करके। तो हमसे पहला कह रहा है कि क्या क्लास बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा, कि जैसे ही 4 विद्यार्थी ए से बी में पहुंचाएंगे तो क्या इसका एवरेज कम हो जाएगा, तो जी सर बिल्कुल कम हो जाएगा। कैसे, तो सोच के देखो, क्लास ए में जो मैक्सिमम नंबर लाया गया है वह कितना लाया गया है 21, और क्लास बी में मिनिमम नंबर लाने वाला बच्चा कितना है 22, कि कम से कम 22 नंबर तो बच्चा लाता ही है क्लास बी में। तो आप सोच के देखो, 4 विद्यार्थी अगर इसमें से 21 वाले आ गए, 21 वाले मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम ले नहीं रहा, 21 वाले भी आ गए, तो सर इसके लोएस्ट से तो कम वाले ही आएंगे, और इसके लोएस्ट से कम वाले आएंगे तो इसके औसत को तो घटाएंगे ही घटाएंगे। ये तो देख कर ही पता चल रहा है, समझ के पता चल रहा है। बोलोगे जी सर, तो इसका मतलब पहली बात क्या है, बिल्कुल ही सही है। दूसरी बात क्या है, क्लास ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। कैसे बढ़ जाएगा, सोच के देखो कि सर मैक्सिमम 21 वाले ही चले गए, मैक्सिमम 21 वाले इसमें से चले गए तो भी इसका प्राप्तांक घट जाएगा। ए की बात हो रही है, बी का नहीं। ए का कह रहा है कि अगर 4 विद्यार्थी ए में से चले गए तो ए का एवरेज कम होगा। जी सर बिल्कुल कम होगा। अब सोच के देखो कि क्या कह रहा है कि कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से अच्छा बढ़ेगा, बढ़ने की बात हो रही है, नहीं यहां तो बढ़ेगा नहीं, यहां तो कम हो जाएगा। कि 21 वाला अगर 4 के 4 चला गया तो भी तो इसके एवरेज को कम कर देगा। मान लो 21 वाला ना जाकर 2 21 का चला गया, 1 17 का चला गया, तो भी इसके एवरेज को कम कर देगा। किसके एवरेज को, 21 वाले के एवरेज को। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि क्या उसका औसत बढ़ेगा, नहीं बढ़ तो सकता ही नहीं है।
अगर 4 विद्यार्थी यहां से यहां चले गए तो किसी भी हाल में एवरेज बढ़ेगा नहीं, एवरेज तो घटेगा ही घटेगा। इसका मतलब सिर्फ पहली बात क्या है, सही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल ही सही उत्तर, कि अगर 4 विद्यार्थी ए से बी में चले गए तो कक्षा बी का औसत निश्चित रूप से घट जाएगा, कक्षा ए का औसत भी घटेगा। यहां पे क्या कह रहा है कि बढ़ जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा क्या है, गलत है। अगले को देखो, अब यह आसान सा है। क्या कह रहा है, इस टेस्ट मैच में बसे तेज रन बनाने वाला कौन है? सबसे तेज रन होगा, ठीक है, ये बसे नहीं होगा। लिखा है ना, व्हाट इज द फास्टेस्ट रन स्कोरर इन द टेस्ट मैच, ठीक है। चलिए देखिए, ये डायग्राम दिया गया है, रन स्कोर्ड इन फर्स्ट इनिंग, और ये पहले इनिंग में रन जो बनाए वो और कितनी गेंद खेला वो, दूसरी इनिंग में रन बनाए वो और कितने गेंद खेला वो। तो हमें बताना है कि सबसे ज्यादा तेजी से रन कौन बनाया। तो पहले ए वाले को चेक करो। सर ए वाले ने टोटल कितने रन बनाए, 61 और 14, तो सर 75 रन बनाए। और कितने गेंद खेल लिए सर, 99 और 76, 175 गेंद खेल लिए, ठीक है। तो इसका अगले बी की बात करें तो 5 रन पहली इनिंग में, दूसरे इनिंग में 50, तो टोटल रन कितने बनाए, 55। यहां गेंद कितने खेले गए, 12, और यह कितना 85, तो 97 गेंद में यहां 55 रन बना। सी की बात करें, सी ने 15 और 20, 35 रन बनाए, कितनी गेंद में, 75 ये और 50 ये, 125 गेंद में। अब डी की बात करें तो डी ने 13 और 12, 25 रन बनाए, और कितने गेंद में, तो 55 और 50, 105 गेंद में। अब हमसे क्या कह रहा है, तो हमसे ये कह रहा है कि टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है, दोनों इनिंग में सबसे तेज तरीके से, फास्ट तरीके से रन कौन बनाया। तो सर जिसका मान ज्यादा होगा वही ज्यादा रन बनाएगा। काट लीजिए, 25 से 3 बार, 25 से 7 बार, ठीक है, 7 से काटिए तो 0.4, लगभग 0.4 बार में। इसको काटने का प्रयास करेंगे। सर यहाँ दशमलव आके जीरो लगाएंगे तो सर 550 हो जाएगा। तो सर 97 का 5 गुना ले लें जी सर, 7 पंचे 35, 3 9 पंचे 45 और 3 48, ठीक है, लगभग 5 बार में जाएगा। तो ये 0.5 बार में जाएगा। इनको सॉल्व करें, 5 से 7 बार, 5 से 25 बार, और इनको काटा तो सर दशमलव कितना जाएगा, 2, क्योंकि दशमलव तो जीरो लगेंगे 70, 25 दूना 50, 0.2 बार में। इसको काटा यह 5 बार और यह 21 बार, इसको काटो सर, तो दशमलव लगाऊंगा तो यहाँ 0 और 21 का 2 गुना, ये भी 0.2 बार। तो सबसे तेजी से रन कौन बनाया, तो सर बी। और बी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यह अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई। चलिए अगले को देखिए, 13 नंबर। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का ये हिंदी में क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, जय और विजय एक ही दुकान से एक ही प्रकार के कुछ पेन और विशेष पेंसिल खरीदते हैं, जिसके लिए समान धनराशि खर्च करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि धनराशि समान है। जय के 3 पेन 5 पेंसिल की खरीदी, विजय के 2 पेन और 7 पेंसिल की खरीदी है, तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है। आप मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया कि पेन की संख्या, एक पेन x रुपए का, और मैंने मान लिया एक पेंसिल y रुपए का। ऐसे मान लो कि एक कलम को मैं x रुपए में खरीदता हूं और एक पेंसिल को मैं y रुपए में खरीदता हूं। तो अब मुझे एक बात बताओ, 3 पेन है तो कितने का आएगा सर, 3x का आएगा, प्लस 5 पेंसिल है तो कितने का आएगा, 5 y का आएगा। तो इसने जो खर्च किया है वो। फिर आगे क्या कह रहा है, विजय ने 2 पेन लिया, तो 2 पेन कितने का, 2x का, और पेंसिल कितना लिया, तो 7, तो ये 7y का। ये आपस में बराबर है। क्वेश्चन में कह रहा था कि धनराशि दोनों का क्या है, सेम है, कि ये 2 पेन 7 पेंसिल जितने में खरीदता है, यह 3 पेन और 5 पेंसिल उतने में ही खरीदता है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो सॉल्व कर लो इनको। सर x वाला इधर आएगा तो x हो जाएगा, 3x में से 2x घटेगा x, ये 5y उधर जाएगा तो 2y। तो सर x बटा y क्या होगा, 2/1। यह क्या था सर, पेन, और यह क्या था सर, पेंसिल, यही तो माना था। तो सर हम देख पा रहे हैं कि पेन का मान 2 गुना हो गया पेंसिल से। अब ऑप्शन पढ़िए, पेंसिल का मूल्य पेन से अधिक है, कुछ पता नहीं। पेन और पेंसिल के मूल्य बराबर है, नहीं। पेन का मूल्य पेंसिल का 2 गुना है, जी सर। पेन का मूल्य पेंसिल का 3 गुना है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही, पेन का मूल्य पेंसिल का क्या है, 2 गुना है। क्लियर है ये बात। चलो भाई अगले को देखो। अब ये क्या कह रहा है, एक परीक्षा में P ने Q से, ये Q है, ये फ नहीं है, ये क्या है, Q है। ये Q है, इंग्लिश में सही होगा।
अब क्या कह रहा है, एक परीक्षा में पी ने क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। पी को क्यू से 40 अंक अधिक मिलता है, माइनस मतलब पी माइनस क्यू कितना है, 40 है। फिर क्या कह रहा है, क्यू ने पी से 10% कम प्राप्त किए। पी ने क्यू से 10% कम प्राप्त किए, इसका मतलब क्या है कि सर अगर ये 100 करा होगा तो ये 10% कम 90 करा होगा। परसेंट में बात कर लें तो ये 100 करा होगा तो ये 90 करा होगा। तो सर इनके बीच अंतर कितने का चल रहा है, 10% का। तो सर इसी 10% का मान तो कितना है, 40 है। इसी 10% का मान तो कितना है, 40 है। हमसे पूछा क्यू को कितना मिला, तो क्यू को 90% मिला, तो 90 का वैल्यू निकाल दो। सर 0 से 0 कट गया, आंसर कितना आ गया, 360। क्यू को कितना मिलेगा, 360 मिलेगा। बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए। पी का पूछता तो कितना हो जाता, 400। ठीक है भाई, चलिए अगले को देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने 3 मित्रों में से एक व्यक्ति पी अपने 3 मित्रों में से मित्र एक्स से पूछता है, उसके 3 मित्र हैं जिसमें से वो एक्स से पूछता है कि उसके पास कितना पैसा है। एक्स उत्तर देता है, यदि वाई मुझे 40 रुपए दे दे तो वाई के पास जेड के पास मौजूद राशि का क्या होगा, आधा हिस्सा। फिर क्या कह रहा है, लेकिन अगर जेड मुझे 40 रुपया दे दे तो हम तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब एक एक करके लाइन समझ लो, यहां से यहां काम खत्म। सर यहां से यहां पहले लाइन समझ लेते हैं, जहां जहां हाईलाइट कर रहा हूं लाइन को समझ लेना, काम खत्म। एक्स क्या कह रहा है कि वाई मुझे अगर 40 रुपया दे दे, तो सुन लो, वाई के पास जितना भी धन होगा उसमें से 40 कम करके ही तो एक्स में 40 बढ़ा देंगे। बोलोगे जी सर। तो एक्स ने कहा कि वाई अगर मुझे 40 रुपया दे दे, तो वाई अपने हिस्से से 40 कम करके एक्स को 40 रुपया दे दिया, तो यह किसके बराबर हो जाता है, तो कह रहा है जेड के आधे का। लिखा है ना, तो वाई के पास जेड के पास मौजूद पैसे का आधा बचता है। यह जैसे इसको 40 देता है तो यह मान जेड के आधे के बराबर होता है। तो एक समीकरण ये हो गया। क्या दिख रहा है, जी सर। अब दूसरा वाला देखो, कलर चेंज कर रहा हूं, दूसरा वाला समीकरण देखो, यहां से यहां तक क्या कह रहा है, लेकिन यदि z मुझे 40 रुपया दे दे। अब क्या कह रहा है कि z के हिस्से से 40 कम कर दे। सर z के पास जितना भी था उसमें से 40 कम करके किसको दे दें, x को दे दें। तो क्या कह रहा, हम तीनों बराबर हो जाएंगे। तो सर y का तो मैंने y माना था, तो हम तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। दूसरा समीकरण ये कह रहा है कि z अपने हिस्से से 40 कम करेगा तो x के हिस्से में 40 बढ़ जाएगा, तो हम तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। z का जो मान होगा वही y का ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये 2 समीकरण बन जाएंगे, ये पहला और ये दूसरा। अब इनको सॉल्व करके x y z का मान पता कर लो। कर लो भाई। सर y के जगह z माइनस 40 रख सकते हैं, जी सर। तो यहां y के जगह z माइनस 40 रख दो ना, -40 और बराबर कितना, z बटा 2। सॉल्व करो। सर z का आधा इधर आएगा, प्लस का है तो माइनस में, तो z माइनस z बटा 2, और यह -40 इधर जाकर प्लस का 80 बनेगा। तो यहां से z बटा 2 का मान 80 मिलेगा क्या। तो यहां से मैं z का मान 160 कह सकता हूं क्या, पहले तो हाँ या ना ये बताओ कि z को कितना मिलेगा, 160 मिलेगा। z का हिस्सा कितना है, 160। अब अगर सर z का हिस्सा 160 है तो सोच के देखो, z के जगह 160 रखोगे तो y को कितना मिल जाएगा, सर 120 मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। z का मान मैंने 160 निकाल लिया, z के जगह 160 रखूंगा तो 160 में से 40 घटा कितना, 120, तो y को कितना मिलेगा, 120। सर x को कितना मिलेगा, सर y को कितना मिल रहा है, अगर 120 मिल रहा है और x प्लस 40 बराबर क्या है, 120, तो x को कितना मिल जाएगा, 120 में से 40 घटा दो कितना, 80। हमें पता चल गया। और वैसे भी सोच के देखो ना, x का मान 80 रखोगे तो 80 और 40 120, y का मान 120 है ही, और z का मान 160 रखोगे तो 160 माइनस 40, 160 माइनस 40 120, तभी तो तीनों बराबर होगा। तो यहां से पता चल गया x को 80, y को 120 और z को 160। सबको जोड़ लो। इसको जोड़ोगे सर 200, 200 में 160 जोड़ोगे 360। हमसे पूछा x प्लस वाई प्लस जेड के पास कुल कितना है, तो 160 प्लस 120 प्लस 80 मिलाकर कितना, 360। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था, समीकरण बना के सॉल्व करना था। अगले को देखिए। ये तो बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है, इसको ऐसे क्वेश्चन तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं क्लास में। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में टोटल 90 क्वेश्चन पूछे गए, एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन गलत करोगे 2 नंबर काट लिए जाएंगे। एक व्यक्ति 90 के 90 सॉल्व करता है तो गलत और सही काट के मिलाकर उसको टोटल कितने नंबर मिलते हैं, 387 नंबर। तो सोचो कि सर एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, एक क्वेश्चन गलत करेंगे 2 नंबर कट जाएगा।
अगर मैं 90 के 90 क्वेश्चन सही कर देता तो मेरे को टोटल कितने नंबर मिलते? तो 90 गुना 5, 450। मान लो मैं 90 के 90 पूरा का पूरा गलत कर देता तो 90 में इसका 2 गुना कितना होता? 180 नंबर कट जाते हैं। समझ रहे हो ये बात कि अगर मैं सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दूं तो 450 नंबर मिल जाते, और सारे के सारे क्वेश्चन गलत कर दूं तो 180 नंबर कट जाते। लेकिन हमसे क्या कहा? सही और गलत दोनों मिलाकर कितना मिला है? तो 387 मिला है, क्योंकि ये जो 387 नंबर है वो सही और गलत मिलाकर मिला है। तो बस मिश्रण लगा देंगे, काम खत्म। सर इसमें से इसको घटाइए, 13 ये 50 ये तो 63। सर इसमें से इसको घटाएंगे, किसको? -180 को घटाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएगा, कितना बनेगा? 7। 8 और 8 कितना? 16। 4 और 1 कितना? 5। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए। सर ये 63 का 9 गुना दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है। कैसे? कि सर यहाँ इकाई 3 है, यहाँ इकाई 7 है, 3 का पहला 9 बार पढ़ने पर इकाई 7 आता है, तो 9 गुना। इसका मतलब सही प्रश्न का रेशियो कितना है? 9। गलत प्रश्न का रेशियो कितना है? 1। तो सही गलत मिलाकर टोटल रेशियो कितने का है? 10 का। और क्वेश्चन में टोटल प्रश्न कितने के हैं? कि टोटल कितने प्रश्न है? टोटल कितने सवाल है? 90। तो कितने गुने पे बैठा? 9 गुने पे। हमसे क्या पूछा? गलत प्रश्नों की उत्तर की संख्या, गलत उत्तरों की संख्या बताएं। तो गलत उत्तर कितने हैं? 1। तो 1 का 9 गुना, कहने का मतलब 9। मतलब 9 क्वेश्चन क्या किए उसने? गलत कर दिए। सही कितने किए होंगे? तो 9 गुना 9 81 सही किए होंगे। ठीक है, अगले को देखो। अब ये थोड़ा लॉजिकल है पर बढ़िया है। देखो क्या कह रहा है, 3p में 4p, pp, pp, इनको जोड़ने पर रिजल्ट क्या मिलता है? RQ2। कह रहा है ये 2 अंकों की संख्या, 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 सबको जोड़ोगे तो 3 अंकों की संख्या मिलेगी, लेकिन जिसका इकाई क्या है? 2 है। अब तुमको सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि सर ऐसे कौन से 4 मान लिए जाएं, ऐसे कौन से 4 मान लिए जाएं समान से जिनको जोड़कर 2 आ जाए। तो आप सोचोगे सर ये तो क्या है? अंक है। अगर मैं 1 4 बार ले लूंगा तब भी 2 आ पाएगा? नहीं। अगर मैं 2 4 बार लूंगा, 2 4 6 8, तब भी 2 नहीं आएगा। लेकिन 3 4 बार ले लूं, सोच के देखो, 3 3 3 3, तो इकाई पे 2 आ जाएगा। बोलोगे जी सर। इसका मतलब पी का एक मान तो क्या संभव है? 3। वैसे ही पी का अगला मान क्या संभव हो सकता है? तो आप कहोगे सर 8। 8 8 8 8 16 24 32, इकाई पे 5 2 आ जाएगा? जी सर। तो हमें यही सोचना था कि टोटल 10 अंक होते हैं 1 से 9, 0 से 9 तक। इसमें से कौन से अंक लेकर 4 बार जोड़े तो इकाई पे 2 आ जाए। तो सर 3 को मैं अगर 4 बार जोड़ लूंगा तो इकाई पे 2 आ जाएगा, 8 को मैं 4 बार जोड़ लूंगा तो इकाई पे 2 आ जाएगा। तो 10 में से यही 2 अंक संभव है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक वैल्यू तो बनेगा 38, 48, पी रखना है। तो सॉरी, पी की जगह हम क्या रख रहे हैं? पहले 3 रख लेते हैं पी की जगह। तो 33, 43, 33, 33। अब इनको जोड़ लेते हैं। जोड़िए सर, ये 12, ठीक है, इनको जोड़िए। 3 3 6, 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 कितना? 14। क्लियर है? अगला क्या बनेगा सर? 38, क्योंकि पी के जगह 8 रखेंगे। 48, फिर क्या बनेगा? 88 और 88, इनको जोड़ लीजिए। 8 चौका 32 का 2, हासिल 3, 8 8 16, 20, 3 23 और कितना? 26। ये बना। तो यहां से मुझे ये पता चल गया। तो कह रहा है ऐसे संभावित योगों का क्या बताएं? अंगगणितीय माध्य बताएं। तो भैया एक संभावित योगफल ये है, एक संभावित योगफल ये है, इनका माध्य बताना है। माध्य मतलब एवरेज बताना है। तो निकाल लो भैया। कैसे? तो एक तो 142 आएगा, एक 262 आएगा, और इसका एवरेज निकालना है तो 2 का भाग लगाओ। सर ये 4, ये 10, ये 4, 2 का भाग लगा देंगे तो सर इनका एवरेज कितना आएगा? 202 आएगा। आसान था, थोड़ा सा सोचना था, आसानी से हो जाता। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। ये भी बढ़िया है, वैसे ही है। क्या कह रहा? निम्नलिखित गुणन समस्या पर विचार करें कि P में Q का गुना, PQ का गुना 3 से करने पर RQQ मिलता है। मतलब देखो समझो, 2 अंकों की संख्या है PQ, इसमें 3 का गुना करने पर 3 अंकों की संख्या मिलती है RQQ। यही तो कह रहा है। फिर कह रहा है PQR अलग अलग अंक है और R को 0 आप नहीं रख सकते, तो P प्लस R में Q का भाग लगाकर मान बताए। तो पहले PQR का मान पता करना होगा। तो सोच के देखो सर, Q क्या है? अंक है। अंक कितने होते हैं? 10, 0 से लेकर कहां तक? 9 तक।
तो हमें सोचना होगा कि सर Q के जगह ऐसा क्या मान रखा जाए कि 3 से गुना करने पर Q ही मिले। जैसे अगर मान लो Q के जगह मैंने 1 रखा और 1 में 3 का गुना करूं तो 3 मिल जाएगा, 3 मिलेगा। लेकिन हमें तो ये कह रहा है कि यहां 1 है तो यहां पे भी 1 आना चाहिए, यही तो कहा Q और Q बराबर होना चाहिए। तो Q के जगह अगर 1 रखें तो सर Q ही मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो नॉर्मल सी बात है 5, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? 5 या 15 करेंगे तो 5 ही मिल जाएगा क्या? जी सर, कि Q के जगह 5 रखेंगे, 3 का गुना करेंगे तो इकाई पे 5 ही मिल जाएगा और यही हमें चाहिए था। ठीक है सर, तो यहां पे वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? क्योंकि यहां पे भी Q 5 ही आना चाहिए, तो सीधी सी बात है यहां 8 रख दे। 8 3 24, 5 3 15 का 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25, क्योंकि यहाँ 5 लाना ही था क्योंकि ये Q 2 बार रिपीट है। तो सर ये कितना हो गया? 15 का 5 हासिल 1 24 और एक कितना 25। तो हमें यहां से ये पता चल गया कि सर एक्चुअल में नंबर 85 था, 85 में 3 का गुना करके 255 मिलना था। अब यहां से हमें हर एक चीज पता चल गया। R का मान कितना? 2, Q का मान कितना? 5, ठीक है, और P का मान कितना? 8। हमसे क्या कहा? P प्लस R भाग क्या Q। P कितना? 8, R कितना सर? 2, और Q का मान कितना? 5। तो सर 10 में 5 का भाग लगाया, आंसर कितना आया? 2। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देख लीजिए, 19 को। क्या कह रहा है? 3 बिंदु पी क्यू आर एक सरल रेखा में इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू क्यू आर 3:5 में है, तो पी क्यू पी आर के संभावित मानों की संख्या n है, तो n किसके बराबर होगा? तो देखो सीधी सी बात है कि नंबर लाइन है यह एक लाइन है, एक रेखा है, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है? पी क्यू और क्यू आर का रेशियो क्या होना चाहिए? 3:5। तो अगर मैं ये P ले लूं, ये Q ले लूं और ये R ले लूं, तो मुझसे कहा कि सर ये 3 और ये 5 होना चाहिए, ठीक है। एक चीज ये है, तो हमसे कह रहा है पी क्यू और पी आर के संभावित मान। तो पी क्यू का मान हमें ये भी निकालते चलना है, पी क्यू और पी आर का संभावित मान। तो पी क्यू कितना है? 3, पी आर कितना है? 8। तो एक ये तो संभव हो सकता है। जी सर, पी क्यू 3 और पी आर कितना? 8। और क्या संभव हो सकता है? तो सोचो कि अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि सर ये क्यू ले लूं, ये पी ले लूं और ये आर ले लूं, क्योंकि 3 पॉइंट तो लेने हैं। तो सर क्यू पी या पी क्यू कितना होना चाहिए? 3, ठीक है सर, ये 3। सर क्यू आर कितना होना चाहिए? 5। तो सर क्यू आर कितना होना चाहिए? 5। तो ये पूरा वैल्यू कितना सर? ये यहां से यहां तक पूरा वैल्यू कितना? यहां से यहां तक पूरा वैल्यू कितना सर? 5, ठीक है सर, ये चल जाएगा। ये पूरा 5, ये 3, तो सर यह कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक ये भी संभव है। तो सर यहां से पी क्यू का मान क्या मिलेगा? 3 मिलेगा, और पी आर का मान क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये 2 वैल्यू तो संभव है। अब इसके अलावा कोई भी वैल्यू रख लो। जैसे मान लो मैंने कोई लाइन ले लिया अगली स्लाइड में, मान लो मैंने ये लाइन ले लिया, मैंने कह दिया यहाँ पे हमने क्या क्यू पी आर रख लिया था, मैंने कह दिया ये क्यू रख दो, ये आर रख दो, ये पी रख दो। तो क्या ये संभव हो पाएगा? नहीं, क्योंकि हमसे कह रहा है क्यू आर 5, तो सर आपने क्यू आर ये 5 रख लिया। हमसे क्या कह रहा है कि पी क्यू 3, तो सर पी क्यू 3, तो सर ये 3 होगा क्या? नहीं, ये पूरा 3, ये 5, ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। इसका मतलब सर 2 ही मान संभव है। कौन कौन से? ये वाले और ये वाले। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या बिल्कुल ही करेक्ट। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शतरंज के बोर्ड पर एक सीधी रेखा में विकर्ण पर स्थित 6 लगातार वर्गों को कितने अलग अलग तरीके से चुना जा सकता है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर मैं शतरंज के बोर्ड की बात करूं तो शतरंज के बोर्ड में आपने देखा होगा कि टोटल कितने स्क्वायर होते हैं। तो आप क्या कहोगे सर? 64 होते हैं। कैसे? तो सर 8 तो रो होता है और 8 कॉलम होता है। 1 2 3 4, ये 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, मैं यहां 2 और बना दूं, 7 और 8। आप देखते हो कि सर 8x8 का हमारा क्या होता है? शतरंज का बोर्ड होता है। 8x8 का हमारा क्या होता है? शतरंज का बोर्ड होता है। जैसे ये कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितना? 8। इस तरीके का शतरंज का अपना क्या होता है? बोर्ड, जिसमें हॉरिजेंटल भी 4 होता है, वर्टिकल भी क्या होता है? 4। रो भी 4 होता है और कॉलम भी रो भी कितना होता है? 8, और कॉलम भी क्या होता है? 8।
अब इसमें अगर मैं देखा हूं तो सर 8 स्क्वायर इधर से बन रहे हैं, 8 स्क्वायर इधर से बन रहे हैं, मतलब टोटल कितने स्क्वायर बन रहे हैं? 64 स्क्वायर बन रहे हैं। हमसे क्या कह रहा है कि एक सीधी रेखा में विकर्णों पर स्थित 6 लगातार वर्गों को कितने अलग तरीके से चुना जा सकता है। तो सर सीधी रेखा में अगर मैं 6 वर्ग लूं, देखो जैसे ये 1 2 3 4 5 6, तो सर यहां पे क्या कह रहा, सीधी रेखा में विकर्णों पर स्थित 6 लगातार वर्गों को कितने अलग तरीके से चुना जा सकता। तो यहां से अगर मैं एक विकर्ण चुनूंगा, बोलोगे जी सर एक विकर्ण ये बनेगा, लेकिन वही अगर नंबरिंग मैंने सीधी रेखा में ये ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो अब जो विकर्ण बनेगा वो कौन सा बनेगा सर? ये बनेगा। क्लियर है ये बात? अगर मैंने नंबरिंग यहां से शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6, तो अब जो विकर्ण बनेगा वो कहां से बनेगा सर? यहां बनेगा। मतलब अगर मैंने सीधी रेखा में लिया तो टोटल कितने विकर्ण चुन पाए? 3 विकर्ण चुन पाए। तो 3 विकर्ण इधर से चुनेंगे, सेम 3 विकर्ण इधर से चुन पाएंगे, तो मैं क्या कहूंगा टोटल कितने विकर्ण चुन पाएंगे? तो आप क्या कहोगे? 6 विकर्ण चुन पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर मैं एक चेस बोर्ड की बात करूं, शतरंज के बोर्ड की बात करूं, तो उसमें कितने स्क्वायर होते हैं? 64 स्क्वायर होते हैं सर। 8 रो में होते हैं और 8 क्या होता है? कॉलम में। हमसे कहा सीधी रेखा में 6 आप स्क्वायर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और यहां से एक कर्ण खींच लीजिए, यहां से एक कर्ण और यहां से कर्ण। अब यहां पे तो आप इंड करोगे तो आपने क्या कहेगा, इस तरफ से मैंने टोटल कितने विकर्ण खींच लिए? 3। सर इस तरफ से भी सेम मैं कितने विकर्ण खींच लूंगा? 3। तो टोटल विकर्ण मैं कितने खींच लूंगा? 6। तो हमसे यही कहा कि एक सीधी रेखा में विकर्णों पर स्थित 6 लगातार वर्गों में कितने अलग तरीके से क्या किया जा सकता है? चुना जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है। 2 2 3 3 3 को अंकों के रूप में उपयोग करके 30,000 से बड़ी कितनी अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती है। अब देखो एक चीज तो समझ में आ गया कि सर 30,000 से बड़ी संख्या बनानी है तो 30,000 में कितने अंक है सर? 5 अंक है। मतलब संख्या हमें कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की बनानी है। ये बात तो क्लियर है। सर 30,000 से बड़ी बनानी है, इसका मतलब ये भी फिक्स है कि पहले पे तो 3 आएगा ही आएगा, और अंक हमारे पास यही 5 है, जिसमें से एक 3 को तो मैंने पहले पे फिक्स कर दिया। अब बचा कितने? ये 4 अंक। अब यही 4 अंक इसमें क्या करने हैं? अरेंज करने हैं। तो सर अरेंज करने के लिए इन चारों के लिए क्या लिख सकता हूं? 4 फैक्टोरियल। अब आप क्या देख रहे हो सर, 2 2 बार रिपीट है, 3 2 बार रिपीट है, तो जो जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल का भाग लगाते हैं। तो 2 फैक्टोरियल का भाग किसके लिए? ये 2 बार 2 है उसके लिए, और फिर 2 फैक्टोरियल का भाग किसके लिए? ये 2 बार 2 है, 3 है उसके लिए। इनको सॉल्व कर लो। सर फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24। फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो 4 से यह वैल्यू कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। तो आप क्या कहोगे सर 30,000 से बड़ी कितनी अलग अलग संख्याएं बना जा सकती है? तो आप कहोगे सर टोटल 6 संख्याएं बनाई जा सकती है। ये सब आसान थे। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। अब यहां पे हमसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? हमें विचार करना है। सबसे पहले कह रहा है कि 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल कितना है? 100 है। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योगफल 100 हो सकता है। आपसे कह रहा लगातार 5 संख्या को जोड़कर 100 आ सकता है क्या? जी सर बिल्कुल आ सकता है। कैसे? तो अगर मैं इसको नॉर्मल कैलकुलेशन भी करूं, पहला पूर्णांक मैंने क्या लिया? x, तो दूसरा मैं क्या लिख सकता हूं? x+1 लगातार लेना है। तीसरा क्या हो जाएगा सर? x+2। चौथा क्या हो जाएगा सर? x+3। और पांचवा क्या हो जाएगा? x+4। इनका योग 100 लाना है। हम ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये चीज चेक कर लेंगे। सर इनको मैं सॉल्व करूंगा तो x कितनी बार है सर? 5 बार है, 5x प्लस उसके बाद मैंने कहा 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 कितना? 10, और यह किसके बराबर? 100 के बराबर। तो यहां से 5x का मान कितना होगा? 90। तो यहां से x का मान कितना आएगा? 18। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब मैं ये क्या कह सकता हूं, वो 5 पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं? 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, और 21 के बाद 22। इन 5 पूर्णांक, ये लगातार 5 पूर्णांक हैं, इनको जोड़कर हम क्या ला सकते हैं? 100 ला सकते हैं। मतलब पहला जो स्टेटमेंट कहा गया है, कथन कहा गया है, वो क्या है? बिल्कुल ही सही है कि हम लगातार 5 पूर्णांकों को जोड़कर 100 ला सकते हैं। क्लियर है ये बात? अब अगले को देखो। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। सर बिल्कुल हो सकता है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लेना है, तो जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया, तो इनका मैं योगफल करूं तो कितना आएगा? 6। अच्छा इनका मैं अगर गुना कर दूं, 1 गुना 2 गुना 3, तो भी कितना आएगा? 6। बोलो आया या नहीं आया? तो हमसे यही तो कह रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का गुणनफल उनके योगफल के बराबर हो सकता है। जी सर, 3 लगातार प्राकृत संख्या लिया, उनका गुना किया तो भी 6 आया, और उनका योगफल किया तो भी 6 आया। मतलब ये वाला भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। दोनों ही कथन क्या है? हमारे लिए सही है। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23।
क्या कह रहा है, 1 मीटर भुजा वाले एक घनाकार पात्र को पानी में पूरी तरीके से भरा जाता है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। इनमें कितने मिलीलीटर पानी समाहित होगा। अब देखो जो आंसर पूछ रहा है वो मिलीलीटर में पूछ रहा है। हमें सबसे पहले पता है कि घनाकार बर्तन है और उसमें पानी भर रहा है, तो कहने का मतलब आयतन की बात कर रहा है। तो आप सब जानते हैं सर घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। सर भुजा कितना है, 1 मीटर, तो आपने कहा सर 1 का क्यूब कर देंगे तो सर आयतन क्या होगा, 1 मीटर क्यूब। लेकिन हमसे आंसर किस में पूछा गया है, मिलीलीटर में, तो आप हम सब ध्यान रखेंगे सर 1 मीटर क्यूब में 10 का पावर 6 मिलीलीटर होता है। ये यूनिट का आपको पता है, इकाई का पता है, तुरंत हो जाएगा। तो आपने कहा सर 1 मीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का पावर 6 मिलीलीटर। और इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 10 का पावर 6 का मतलब सर कितने जीरो, 3 4 5 6 जीरो, इतने मिलीलीटर की क्या हो रही है बात, जो कि कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है, एक पाई आरेख मानव शरीर में प्रोटीन, जल और अन्य शुष्क तत्वों का मतलब ड्राई एलिमेंट्स की बात कर रहा है, कि प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। किसको किसको दर्शाता है सर, प्रोटीन को दर्शाता है, जल को दर्शाता है और ड्राई एलिमेंट्स को दर्शाता है। तो प्रोटीन को पी लिख दूं, जल को डब्ल्यू लिख दूं, वाटर को, और ड्राई एलिमेंट को क्या लिख दूं, डी लिख देता हूं। ये 3 तरीके के क्या है, एलिमेंट्स है मानव शरीर में। फिर क्या कह रहा है, प्रोटीन कितना परसेंट है, 16%, जल कितना है, 70%। तो आपसे कह रहा है कि प्रोटीन की मात्रा कितनी है सर, 16%, जल की मात्रा कितनी है सर, 70%। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। यदि प्रोटीन और अन्य शुष्क दोनों मिलाकर P% है, मतलब प्रोटीन और प्लस अन्य शुष्क, जो कहने का मतलब ड्राई एलिमेंट, ये दोनों मिलाकर किसके बराबर है, P% के बराबर है। तो पाई आरेख पर P को दर्शाने के लिए दर्शाने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। सर केंद्रीय कोण तो बाद में निकालेंगे, पहले तो ये निकाल ले कि मानव शरीर में ड्राई एलिमेंट है कितना, क्योंकि जैसे ही मानव शरीर में ड्राई एलिमेंट, कहने का मतलब अन्य शुष्क पता चल जाएगा, प्रोटीन का मात्रा पता है, इनको जोड़ लेंगे तो P% का मान पता चल जाएगा। और जैसे ही P% का मान पता चलेगा उसका केंद्रीय कोण निकाल देंगे, थीटा में उसको बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं एक बात करूं तो मानव शरीर में टोटल सभी एलिमेंट्स मिलाकर कितने परसेंट होंगे, 100%। जितने भी होंगे सब मिलाकर अपने आप में 100% होंगे। तो मैं आपसे पूछूं कि सर ड्राई एलिमेंट कितना हो जाएगा, तो आप यही कहोगे कि सर टोटल 100 है। 100 में से क्या है, तो सर 16% प्रोटीन है, 70% क्या है सर, वाटर है। अगर 16% प्रोटीन 70% वाटर 100 में से मैं घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि सर 14% क्या होगा, ड्राई एलिमेंट होगा। इसका मतलब मुझे यह पता है कि सर ड्राई एलिमेंट कितना है, 14, प्रोटीन मुझे पहले से कितना पता है, 16, तो सर P% का मान कितना आएगा, तो आप कहोगे 30। P% का मान कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे सर, 30%। हमसे यही कहा कि P को दर्शाने के लिए केंद्रीय कोण कितने का बनेगा, तो सर P% का मतलब कितना है, 30/100, और बदलना किस में है, केंद्रीय कोण में, मतलब 360 डिग्री का गुना। सॉल्व कर दीजिए सर, ये जीरो कट जाएगा। अच्छा इनको अगर मैं गुना कर लूं सर, ये जीरो कट जाएगा, और 36 का 3 गुना कितना होगा, 108 डिग्री। इसका मतलब P को दर्शाने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा पाई चार्ट के अंदर, तो सर 108 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। बात खत्म, इतना सा आसान था। क्लियर है भाई। चलिए अगले वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। पहले इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, फिर हिंदी की तरफ बढ़ेंगे। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, अब देखिए हिंदी में सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स ने वाई से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु से क्या थी, 2 गुनी थी। अच्छे से पढ़ना इस लाइन को, क्योंकि इसी लाइन में सारा कैलकुलेशन, सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी आयु से क्या थी, 2 गुनी थी। यदि x की वर्तमान आयु कितनी है, 42 वर्ष है, तो निम्नलिखित कथन पे विचार करें। कथन पे बाद में विचार करेंगे, पहले x और y की आयु के बारे में पता करेंगे। सर ये x रहा और ये क्या रहा, y रहा। x के आज की आयु की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब प्रेजेंट की आयु की बात कर रहे हैं। तो x अभी कितने साल का है, 42 साल का। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि x की आज की आयु कितनी है, 42 साल। अब यहां पे क्या कहा, x ने y से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी आयु से क्या थी, 2 गुनी थी। कहने का मतलब सर आज की बात करें तो आज कुछ ना कुछ y का क्या होगा, उम्र होगा। आज कुछ ना कुछ y का क्या होगा, एज होगा। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए कि y का एज अभी क्या है, a है। तो सर जन्म के समय मतलब यह कितने साल का रहा होगा, जब जन्म हुआ होगा तो सर ये 0 वर्ष का रहा होगा। ये जन्म हुआ होगा तो कितने वर्ष का रहा होगा, 0 वर्ष का। कहने का मतलब कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है सर, a वर्ष पहले।
अभी इसका कुछ ना कुछ एज होगा वाई का, मैंने मान लिया ए होगा, तो सर कितने वर्ष पहले इसकी आयु 0 हो गई, तो आपने क्या कहा सर ए वर्ष पहले, तो सर इसको भी ए वर्ष पीछे ले जाएंगे तो ये 42 माइनस ए हो जाएगा क्या? बोलोगे जी सर, मतलब आज ये 42 का है तो इसके जन्म के टाइम पे ये कितने का रहा होगा? 42 माइनस ए का रहा होगा। अब यहां पे क्या कहा? तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की दोगुनी है, तो इसके जन्म के समय एक्स की आयु कितनी है सर? 42 माइनस ए। यह किसके बराबर है? तुम्हारी वर्तमान आयु के 2 गुने के बराबर। तो इसकी वर्तमान आयु क्या है? ए, इसके 2 गुने के बराबर है। यही तो लिखा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की क्या है? 2 गुनी। तो इसके जन्म के समय एक्स की आयु ये थी, यह किसके बराबर है? इसके वर्तमान आयु के 2 गुने के बराबर। तो आप कहोगे यहां 42 बराबर क्या हो जाएगा? 3 है, ये माइनस है, इधर प्लस का ही होगा, तो ए का मान क्या आएगा? तो आपने कहा 3 से 42 को काट दे तो 14। इसका मतलब क्या है कि सर y की जो अभी की आयु है वह कितने वर्ष की है? 14 वर्ष की है। मुझे यह पता चल गया कि y अभी 14 वर्ष का है, x अभी 42 वर्ष का है। 14 साल पहले ये 0 वर्ष का था, कहने का मतलब जन्म हुआ था, और यहां 14 साल पहले x की आयु ये थी। ठीक है, अब हमसे क्या कहा? पहला 8 वर्ष पहले x की आयु y की क्या थी? 5 गुनी। तो चेक कर लो, अभी x कितने का है सर? 42 का है, तो पहला वाला स्टेटमेंट अपन चेक कर रहे हैं। 8 साल पहले की बात करें तो 8 इसमें कम कर दोगे, 42 में से 8 कम कर दोगे तो सर कितना बच जाएगा सर? 34। अभी y 14 का है, सर इसमें से भी 8 कम कर दोगे तो कितना होगा? 6। क्वेश्चन में कहा 8 वर्ष पहले x की आयु y की 5 गुनी है क्या? सर ये 5 गुना दिख रहा है क्या? नहीं सर, नहीं दिख रहा। तो सर पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरे को देखो, सर 14 वर्ष बाद करे तो सर 42 में 14 जोड़ेंगे तो x की आयु कितनी हो जाएगी? 56, और y की आयु कितनी हो जाएगी? 14 और 14 कितना? 28। तो कह रहा है 14 वर्ष बाद x की आयु y की 2 गुनी है। जी सर, y की 2 गुनी तो है, ये तो सही कह रहा है, क्योंकि सर x की आयु 56 है, y की 28 है, तो 28 का 2 गुना मिल रहा है। मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सही कह रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओनली 2 क्या है इसमें? सही है। सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, बाकी क्या है? गलत है। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, फिर नई कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो कीमत में कुल कितने का परिवर्तन हुआ? तो सर जब भी एक बार मान बढ़े, एक बार मान घटे, या एक बार दोनों बार मान घटे, या दोनों बार मान बढ़े, आपको सक्सेसिव लगाना होता है। उसके लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी और बटा क्या? 100। और इसके लिए आप इसके आगे क्या लगाएंगे? परसेंट। अब प्लस का मतलब क्या? बढ़ रहा है तो वैल्यू प्लस में लो, कम घट रहा है तो वैल्यू किस में लो? माइनस में। तो पहले कितने की कमी हो गई? 20% की, तो सर माइनस का 20। फिर कितने की वृद्धि हो गई? 25 की, तो सर प्लस का 25। फिर यहां क्या करोगे? 25 गुना कितना? माइनस 20, और बटा क्या करोगे? सर 100 करोगे। सॉल्व करें सर, इसका वैल्यू तो 5 आएगा, सर किसका आएगा? प्लस का। इसको सॉल्व करोगे सर, 20 से यह कितनी बार? 5 बार, और 5 से यह कितनी बार? 5 बार, और माइनस भी है तो माइनस का 5 आएगा। तो 5 में से 5 घटा दोगे तो क्या आएगा? 0%। 0% आने का मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो यही तो कहा, कीमत में कुल कितना परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। 0% का क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या को 7 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में केवल एक ही संख्या होती है। जैसे कि कोई नंबर है जिसको 7 से गुना करोगे तो बार बार एक ही आ रहा है, तो बताना है कि वो नंबर क्या है। तो सीधी सी बात है, जो भी नंबर होगा वह 7 का गुणज होगा। तो इसमें देख लो कि सर किसमें 7 का गुना करने पर एक 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 आ रहा है। तो आप यहां ऑप्शन नंबर डी को उठा लो। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कितना है सर? 15,873। इसमें तुम 7 का गुना करो, एक एक ही आएगा। कैसे? 7 3 21 2, 7 7 49 2 51, 8 7 56 56, और 5 कितना? 61। फिर वही करोगे, 7 पंचे 35 और 7 पंचे 35 और 6 कितना? 41। यहाँ फिर 7 एकम 7, 7 और 4 कितना? 11। बाकी सारे ऑप्शन क्या होंगे? गलत। दूसरा, आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, तो आप ये भी चीज ध्यान रख सकते हो कि सर अगर एक ही संख्या बार बार रिपीट हो, और कम से कम कितनी बार? 6 बार रिपीट हो, तो यह नंबर हमेशा 7 से भी कट जाएगा, यह नंबर हमेशा 13 से भी कट जाएगा, और यह नंबर हमेशा 11 से भी कट जाएगा। क्या मैंने कहा? कि एक ही नंबर कम से कम 6 बार लगातार लिखा हो। जैसे 1 1 1 6 बार लिखा हो तो फिक्स है कि ये 7 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, और 11 से भी कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 6 बार मैं 1 ले लूं
और उसमें 7 का भाग लगा दूं, क्योंकि इस 6 बार 1 लूंगा तो 7 का तो भाग लगेगा, तो 7 का भाग लगा दूंगा तो मेरे पास ये नंबर आ जाता कि सर वो नंबर कौन है, ये। इसमें 7 का गुना करने पर मेरे पास वैल्यू क्या आएगा, 1 1 1 कितनी बार, 6 बार। क्लियर है ये बात? चलिए अगले वाले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति 21 दिन में किसी कार्य का 7/8 कार्य पूरा करता है। यदि कार्य की मात्रा में 50% की और वृद्धि कर दी जाए तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिन अधिक समय लगेगा? देखो सिंपल सी बात है, इसको करने के बहुत तरीके होंगे, मैं तो बस यही कहूंगा M1 D1 W1 वाला लगा लो, M2 D2 W2, ये यूनिटरी मेथड में पढ़ाया है। सर पहले दिन कितने लगे, 21 लगे। व्यक्ति पहला कितना था, 1 था, 1 लिख लो। सर काम कितना हुआ, 7/8। 7/8 का मतलब टोटल काम 8 है, जिसमें से कितना काम हो गया, 7 बराबर। अब क्या कह रहा है, कार्य की मात्रा में 50% की वृद्धि कर दो। सुनना मेरी बात को, सर 7/8 काम का मतलब टोटल काम कितना था, 7, जिसमें से हो कितना, 8, जिसमें से हो कितना गया, 7। अब कह रहा है कार्य में 50% की वृद्धि कर दो, तो टोटल कार्य कितना है, 80, सॉरी 8। 8 में 50% बढ़ाना, 8 में 50% बढ़ाना, तो सर 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, हाँ या ना? तो सर 1/2 बढ़ाना मतलब क्या करना, 3/2 से गुना करना। 2 से कितनी बार, 4 बार, और 4 तिया कितना, 12। मतलब अब 8 काम ना करके काम कितना करे, 12। अब काम कितना करे सर, 12। काम कितना करे सर, 12। आदमी अभी भी 1 है तो दिन कितना लगेगा, ये निकाल लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, 7 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 12 तिया 36 दिन। अगर कार्य 50% ज्यादा करना हो, जो इतना भी टोटल काम था उससे 50% ज्यादा काम करना हो, कहने का मतलब 8 की जगह 12 काम करना हो, तो दिन कितने लगेंगे, 36। लेकिन हमसे यह पूछा कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे, तो सर अब कितने दिन लग रहे हैं, 36। पहले टोटल कितने दिन लग रहे थे, 21 दिन, तो सर इन दोनों का अंतर कितना आया, 15 दिन। मतलब 15 दिन पहले से अधिक समय लग रहा है, और यही अपने क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर, कि सर पहले से 15 दिन, पहले 21 दिन लग रहे थे, कार्य 50% बढ़ा दिया तो अब 36 दिन लग रहे हैं, तो कितने दिन अधिक लग रहे हैं, सर 15 दिन अधिक लग रहे हैं कार्य को समाप्त करने में। चलिए भाई अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। इंग्लिश में पढ़ लीजिए, फिर हिंदी में देखेंगे। अब ये हिंदी में क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली संख्या तथा इनके अंकों के स्थान को परस्पर बदलकर प्राप्त होने वाली संख्या का अंतर कितना है, 54 है। सबसे पहली बात, कभी भी 2 अंकों की संख्या लिखने का तरीका क्या होता है सर, 10x प्लस क्या, y। ये 2 अंकों की संख्या लिखने का क्या होता है, तरीका, आप सबको पता होगा। अब क्या कह रहा है, इनके अंकों को पलट दिया जाए। अंकों को पलट देने का मतलब x की जगह y, y की जगह x। ठीक है भाई, अब हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2 अंकों की संख्या क्या थी, 10x प्लस y। अब इनके अंकों को पलट दो, पलटने का मतलब x की जगह y, y की जगह x, तो y की जगह x और x की जगह क्या, y। तो इनके बीच जो अंतर बैठता है वो अंतर कितने का बैठता है, 54 का यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है भाई, इनको सॉल्व करें। सर सॉल्व करेंगे तो सर ये 10x होगा प्लस y होगा, माइनस से गुना हो जाएगा, -10y और माइनस कितना x और बराबर कितना, 54। सर 10x में से x घटाएंगे, 9x होगा। सर y में से -10y घटाएंगे तो -9y होगा और बराबर कितना होगा, 54। तो यहां से अगर मैं 9 कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या आएगा सर, 9 ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बराबर 54। तो 9 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 6 बार। तो आपने क्या कहा सर, x माइनस वाई का मान कितना है, 6 है। मतलब जो संख्या के अंक है ना x और y, उनका अंतर कितना है, 6 है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कहा, पहले पढ़िए। कह रहा है इन संख्या के दोनों अंकों का योगफल निकालना है। जैसे अंकों का अंतर तो निकल गया सर 6 है, लेकिन दोनों अंकों का योगफल निकालना है, मतलब x और x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो केवल तभी निकाला जा सकता है जब दोनों अंकों का गुणनफल ज्ञात हो। जी सर, अगर मुझे अंकों का अंतर पहले से पता है और अंकों का अगर गुना पता चल जाए, ये दोनों पता होगा, तो हम अंकों का योग निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे, तो फॉर्मूला लगाकर कि सर x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलो हाँ या ना। तो हमने पढ़ा है सर, जैसे आपने ये पढ़ा है ना कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सर a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। ठीक है, इसमें ही इसी में मैं अगर मान लो -2ab कर दूं और एक बार +2ab कर दूं, तो सर इससे रिलेटेड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab क्या बना देगा, तो सर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देगा, और 2ab क्या बन जाएगा, 4ab। मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4ab लिखा जा सकता है। तो मुझे अंतर इनका पता है, अगर मुझे इनका गुना पता चल जाए
तो सर आसानी से इनका योग निकाला जा सकता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सही, कि अगर मुझे अंतर यहां पता है तो इनका योग निकालने का केवल यही तरीका है कि अंकों का क्या पता हो, गुना। अंकों का गुना पता होता तो उनका योग भी निकाल के हम ले आते। आगे देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इन संख्याओं के दोनों अंकों के बीच के अंतर निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकाला जा सकता है, निकाल तो लिया ना हमने। दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, 6 है, तो ये भी सही है। इसका मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, बोथ 1 और 2 क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर ये देखिए 30वां क्या कह रहा है, एक धनराशि को ए बी सी के बीच पी क्यू आर के अनुपात में बांटना है। ठीक है भाई, बांट देंगे। कह रहा है पहला कथन कि ए को अधिकतम हिस्सा तब मिलेगा जब पी क्यू प्लस आर से बड़ा होगा। दूसरा कह रहा है सी को न्यूनतम हिस्सा तब मिलेगा जब आर पी प्लस क्यू से छोटा होगा। देखो सिंपल सी बात है, 3 लोगों में पैसा बांटना है, ए में, बी में, सी में, और किस रेशियो में बांटना है, पी रेशियो क्यू रेशियो आर में। तो अगर मैं पूछूं ए का हिस्सा क्या होगा, तो आप यही तो कहोगे सर पी, ए का हिस्सा क्या होगा, पी, और इन सबके योग से भाग लगा दोगे, पी प्लस क्यू प्लस आर। बोलो हाँ या ना, ऐसे ही तो करोगे। तो हमसे क्या कह रहा है, पहला वाला लाइन कि ए का अधिकतम हिस्सा तब मिलेगा जब पी का मान क्यू और आर के योग से बड़ा होगा। बोलोगे बिल्कुल सही। सर ये जो पी का मान है अगर क्यू और आर के मान से बड़ा होगा तभी तो ये वैल्यू ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली कैसे, कि जैसे मान लो मैंने ये 5 रख दिया, ये 3 रख दिया और ये 1 रख दिया, तो मैंने कहा ये 5, 3 और 1 इन दोनों के योग से ज्यादा है, तो सीधी सी बात है ए का मान इन दोनों से तो योग से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बोलोगे जी सर इससे भी ज्यादा आएगा और इससे भी ज्यादा आएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ये 5 रख दिया, ये मान लो मैंने 3 रख दिया और ये मान लो मैंने 4 रख दिया, तो अब देखो ये जो 5 है इन दोनों के योग से क्या है, छोटा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या ए का मान इनसे के योग से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो ये तो कॉमन सी बात है, ये बेसिक सी बात है कि सर अगर मुझे इस रेशियो में पता करना है कि किसका अधिक वैल्यू आएगा, तो मुझे देखना होगा कि रेशियो में सबसे अधिक मान किसका है। अगर रेशियो में सबसे अधिक मान पी का है तो वैल्यू भी किसका सबसे अधिक आएगा, पी का। क्यू का होता तो क्यू का आता, आर का होता तो आर का आता। तो मतलब सर पहली बात बिल्कुल ही सही है कि अगर ए का अधिकतम हिस्सा तभी होगा जब पी का मान क्यू से बड़ा होगा, आर से बड़ा होगा और क्यू प्लस आर से भी बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर पी का मान क्यू प्लस आर से बड़ा है तो सीधी सी बात है क्यू से भी बड़ा होना चाहिए और आर से भी बड़ा होना चाहिए, जो कि है। तो जाकर क्या होगा, ए का मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिलेगा। यह बात बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखो, सी को न्यूनतम हिस्सा तब मिलेगा जब आर पी प्लस क्यू से छोटा हो। क्या कह रहा है, आर छोटा हो किससे, पी प्लस क्यू से, तब इसको न्यूनतम वैल्यू मिलेगा क्या, सर बिल्कुल नहीं। कैसे, तो जरा एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। सर ए बी सी को पैसा बांटना है पी क्यू आर में, ठीक है, पी क्यू आर में पैसा बांटना, यही लिख देता हूं मैं, यहां क्यों लिख के टाइम खराब करूं, यही लिख देता हूं कि सर पी क्यू आर में पैसा बांटना है। मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि पी का मान 2 है, क्यू का मान 1 है और आर का मान 2 है। रेशियो ये चल रहा है। अब हमसे क्या कह रहा है कि सी को न्यूनतम हिस्सा, सी का न्यूनतम हिस्सा मतलब आर का मान, ये आर ही तो निकालना ये। तो सर सी का हिस्सा मुझे 2 मिलेगा, कितने में से मिलेगा, तो इन दोनों तीनों के योग से 5 में से मिलेगा। तो आप खुद देखकर बताओ कि अगर रेशियो 2:1:2 का होगा तो क्या सी का न्यूनतम हिस्सा होगा, नहीं, क्योंकि सर सी का हिस्सा यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ आर का हिस्सा, क्यू का हिस्सा क्या है, 1 है। तो सर यहाँ न्यूनतम मान क्यू का तो मिल सकता है लेकिन आर का मिल सकता है क्या, नहीं। तो हमसे यही कहा कि सर आर का मान क्या है, 2 है, किससे, P प्लस क्यू से छोटा हो। तो P प्लस क्यू का मान कितना है, 3 है, जैसे इसका मान 2 है और इसका मान कितना है, 3 है। ये कंडीशन अगर फॉलो करेगा तो सर कभी भी आर का मान सबसे छोटा नहीं होगा, न्यूनतम नहीं होगा। यहां किसका मान छोटा हो सकता है, क्यू का मान छोटा हो सकता है। इसका मतलब दूसरा वाला तर्क क्या कह रहा है, गलत है कि सी का न्यूनतम हिस्सा तभी होगा जब आर का मान पी प्लस क्यू से छोटा होगा। नहीं, ये तब हो जाता जब आर का मान छोटा होता, किससे, पी प्लस क्यू से। चाहे आर का मान यहां पे आर का मान पी प्लस क्यू से क्या है, छोटा है तो नहीं होगा, बड़ा होता तो हो जाता। चलिए, तो यहां से हमारा क्या निकला कि सर ओनली वन इसको क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। पहला वाला स्टेटमेंट सही बता रहा है, बाकी क्या है हमारा गलत है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ओनली वन। ये बिल्कुल रेशियो को जिस तरीके से तोड़ते हैं उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन क्या था, आधारित था। चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31। क्या कह रहा है, 1 जनवरी 2021 के वर्ष में एमवे दिन पेट्रोल का मूल्य
रुपए प्रति लीटर में इतना है, ठीक है, कि 1 जनवरी 2021 में एमवे दिन पेट्रोल का मूल्य कितना है 80 प्लस 0.1 एम। एम क्या है, लिखा है दिनों की संख्या। एम क्या है यहां, दिनों की संख्या। जैसे मान लो एम का मान मैं 1 लूं, समझना मेरी बात को गौर से, पेट्रोल की बात कर रहे हैं अपन, पेट्रोल का मूल्य कैसे बढ़ रहा है, तो 80 प्लस 0.1 एम। अगर m की बात करूं, m का मान मैं 1 लूं, तो सर 1 का मतलब पहले दिन की बात हो रही है, तो पहले दिन पेट्रोल का मूल्य कितना होगा 80, और इसको गुना करोगे 0.1 तो 80.1 रुपया, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझाना था, इसीलिए मैंने लिखा है कि सर m यहां पे दिनों की संख्या की बात हो रही है पेट्रोल के रिलेटेड। फिर क्या कह रहा है, m का मान 1 2 3, और ज्यादा ज्यादा आप कहां तक ले सकते हो, लास्ट 100 तक। फिर क्या कह रहा है, 100 के बाद लिख रखा है ना, जहां m 1 2 3 डॉट 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 कहां है 100, और तत्पश्चात अचर रहता है। अचर रहने का मतलब क्या, कि सर 100वें दिन तक तो पेट्रोल का दाम बढ़ता है, लेकिन जैसे ही 100वां दिन कंप्लीट होता है 101वें दिन से पेट्रोल का दाम फिक्स हो जाता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होता है। जो 100वें दिन लास्ट प्राइस था वही 101वें दिन, वही 102वें दिन, वही 103वें दिन, यही लिखा है यहां पे। उसके बाद पेट्रोल का दाम क्या होता है, अचर रहता है। फिर क्या कह रहा है, वहीं दूसरी ओर 2021 में nवें दिन डीजल का मूल्य, अब किसकी बात कर रहा है भाई, डीजल का मूल्य। डीजल का मूल्य रुपए प्रति लीटर में n के किसी मान के लिए क्या है, तो ये है, क्या है सर 69 प्लस 0.15 n है। n क्या है सर, दिनों की संख्या, ठीक है भाई। अब यहां दिनों की संख्या नहीं बोला कैसे लो, कौन से दिन, तीसरे दिन, चौथे, नहीं, m के लिए बोला कि पहले दिन से शुरू करोगे, लास्ट कहां तक जाना है, 100वें दिन तक, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वर्ष 2021 की किस तिथि को दोनों ईंधन का मूल्य क्या होगा, एक समान। मतलब वर्ष 2021 में कौन से दिन पेट्रोल और डीजल का मान क्या आएगा, सेम होगा, दोनों का रुपया क्या हो जाएगा, दाम क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कैसे। अब यहां पे समझना कि सर पेट्रोल का दाम कहां तक सबसे लास्ट कहां तक बढ़ा है, तो सर 100वें दिन तक पेट्रोल का दाम बढ़ा है। तो डायरेक्ट हम 100वें दिन देखते हैं कि पेट्रोल का दाम कितना होगा, पहले दूसरे तीसरे दिन से तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा कि सर अगर 100वें दिन पेट्रोल का दाम देखा जाए तो कितना हो जाएगा 80 गुना 0.1, और m की जगह कितना रखेंगे भाई, 100 रखेंगे, और सॉल्व करेंगे, सर ये 80 होगा और इसको गुना करेंगे तो 10 होगा, 80 और 10 क्या होगा, 90 रुपया। इसका मतलब क्या है सर, 100वें दिन, ये m का मान मैंने क्या रखा है सर, 100 रखा है, तो मैंने कहा सर 100वें दिन तक पेट्रोल का दाम कितना हो जाएगा, 90 रुपया, और इसके बाद पेट्रोल का दाम रुक जाएगा, इसके बाद पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सर डीजल के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सर डीजल का दाम 100वें दिन क्या होगा, क्यों 100वें दिन ही देखा, क्योंकि हमें यही तो पता करना है कि सर दोनों का दाम किस दिन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे अगर पेट्रोल 90 रुपये अभी मिल रहा है, कौन से दिन, 100वें दिन, तो क्या 100वें दिन भी डीजल 90 रुपये हो गया, अगर हो गया तो यहीं पे काम हो जाएगा, नहीं तो आगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने अगर n का मान 100 रखा, सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, तो मैंने कहा सर 0.15 और गुना कितना 100, सॉल्व करेंगे सर ये 69 होगा, 100 का गुना करते हैं ये क्या बनेगा सर 15 बनेगा, और इनको सॉल्व करेंगे तो सर ये 4 ये 8 84 रुपया बनेगा। मतलब क्या है सर, 100वें दिन पेट्रोल का दाम 90 रुपया है और 100वें दिन डीजल का दाम 84 रुपया है। पेट्रोल का दाम अब इसके बाद फिक्स हो जाएगा, 100 के बाद 101वें दिन, 2वें दिन, हर दिन क्या रहेगा, 90 रहेगा। लेकिन डीजल का दाम अभी भी बढ़ेगा, क्योंकि डीजल के बारे में कुछ नहीं कहा कि इसका दाम कब जाकर फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आपने कहा कि सर 100वें दिन अगर डीजल की बात करें तो डीजल का मूल्य क्या है, 84 रुपया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, नहीं है। तो सर कितने रुपए की कमी आ रही है, यही चेक कर लेते हैं। सर 6 रुपए की कमी आ रही है, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, इधर देखिए, कहां देखिएगा सर, यहीं देख लेते हैं, यहां लिख दूं सर डीजल के दाम में 6 रुपए की कमी आ रही है। तो इस 6 रुपए की कमी को पूरा करने के लिए, मतलब डीजल का दाम 6 रुपया और बढ़ाने के लिए कितने दिन लगेंगे ये चेक कर ले। बोलोगे जी सर चेक कर लेते हैं। सर डीजल का दाम बढ़ता कैसे है, तो सर पर डे 0.15 बढ़ता है, पर डे 0.15 बढ़ता है, और टोटल कितने रुपए हैं, 6 रुपए। यहां पे 6 रुपए ही तो मेकअप करने हैं, तो इसमें मैंने क्या किया, 0.15 का भाग लगाया, दशमलव हटाते यहां 2 जीरो आएगा और 15 से मैं काट दूंगा तो कितने आएंगे, 40। इसका मतलब क्या
कि डीजल का दाम 6 रुपए और बढ़ाने के लिए 40 दिन की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब अगर डीजल का दाम 100 दिन का ना लेकर मैं 140 दिन का लेता तो 90 रुपए आ जाता। ठीक है, तो आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि सर डीजल का और पेट्रोल का दाम 90 रुपया कौन से दिन हो जाएगा, तो सर 140 दिन हो जाए, 140वें दिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर पेट्रोल का दाम तो 101वें दिन, 2वें दिन, 3वें दिन या 140वें दिन भी 90 ही फिक्स रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और डीजल का दाम 84 से 90 होने के लिए, इस 6 रुपए को बढ़ाने के लिए अभी कितने दिन और लगेंगे? 40 दिन। ठीक है, तो यहां पे हमें यह समझ में आया कि डीजल और पेट्रोल दोनों का दाम 140वें दिन क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है? वर्ष 2021 की किस तिथि को दोनों का मूल्य एक समान हो जाए। अब हमें डेट बताना है, कौन से डेट को। तो सर एक एक करके देखें। जनवरी को देखें तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 2021 में फरवरी की बात करें तो कितना होगा? 28। मार्च की बात करें, ये एक एक करके मैं लिख रहा हूं, ये जनवरी का, ये फरवरी का, ये मार्च का। फिर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल कौन सा हो गया? 30। और फिर मई की बात करें तो मई में कितने दिन होते हैं? 31। अब देखते हैं यहां पे टोटल कितने दिन हो गए। तो 31, 31 और 31 93, और इनको जोड़ लो सर, ये 58। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा सर? ये 1 और ये कितना? 15। 151 दिन हो गया। जबकि हमें तो 140 दिन के बाद 140वां दिन पता करना था, कौन सा दिन है। तो इसमें से 140 दिन घटा दो ना, तो सर कितने का गैप आ रहा है? 11 दिन का। मतलब क्या करना है? इसमें 11 दिन कम कर देना है। किसमें? मई में। तो सर अगर मई में मैं 20 दिन ही लूं, मई में मैं कितने दिन लूं? 20 दिन ही लूं, तो क्या ये टोटल 140 दिन बन जाएंगे? बोलोगे जी सर 140 दिन बन जाएंगे। मतलब मई में 20 दिन लेने का मतलब मई में कितने तारीख की बात हो रही है सर? 20 तारीख की बात हो रही है। मतलब कौन से दिन सर? 20 मई के दिन। कौन से दिन? 20 मई के दिन डीजल और पेट्रोल का दाम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये बातें? अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार। तो ये आपके कंप्लीट 31 क्वेश्चन 2021 यूपीएससी सीसेट के अंदर पूछे गए थे, जिसका डिटेल्स में सॉल्यूशन आपको बताया गया। पसंद आया हो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि यूपीएससी के अंदर अगर आपका नंबर सिस्टम टॉपिक बढ़िया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर पाओगे? अटेंड। साथ साथ में पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कहे या प्रोबेबिलिटी कहे, ये टॉपिक आपका बढ़िया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या कर पाओगे? पेपर के अंदर अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।